हाय एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, इनके छोट ट्रिपल एस आरबी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए खूब जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। देखो बेटा, हम लोगों ने साल भर जो मेहनत किया था, ठीक है, ये अंतिम समय है और यही रात अंतिम, यही रात भारी, है ना। सबको मुझे पता है कि बच्चों को क्या फील होता है इस टाइम पर, लेकिन मैं आप सभी को बस एक ही बात कहना चाहूंगा, अपने पे भरोसा रखो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, पीडब्ल्यू पे भरोसा रखो, अपने इस बड़े भाई पर भरोसा रखो। जो पढ़ाया है वही आएगा। आप सभी लोग ईमानदारी से अपने पूरे सिलेबस का डिटेल्ड रिवीजन करना, किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। और कहीं इधर उधर कुछ देखने समझने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ाया है बस वही आएगा। तो पुरानी जितनी चीजें, जितनी सीरीज आपको दी हैं, उनको बहुत बेहतरीन तरीके से सभी लोग रिवाइज करेंगे। इसीलिए आपको इतना समय दिया जा रहा है अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, राइट। और ये जो सेशन मैं लाया हूं, इस सेशन में मैं आपके साथ मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस करूंगा। बहुत ही कम ड्यूरेशन में डिस्कस करूंगा, लेकिन पूरे मॉडर्न फिजिक्स के जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जिनको मॉडर्न फिजिक्स में कुछ दिक्कत आ रही थी, ठीक है, जिनको ये फील हो रहा था कि सर मॉडर्न फिजिक्स काफी स्कोरिंग भी है, मतलब आपको पास कराने की जो मतलब समझ लो स्ट्रेंथ है वो इसमें है बड़े आराम से। छोटे छोटे 4 चैप्टर्स हैं जो कि आप बहुत इजीली आपको एग्जामिनेशन में 20-22 नंबर जो है दिलवा सकते हैं। इसलिए ईमानदारी से सभी लोग इस लेक्चर को देखना। चाहो तो आप 1.25x या 1.5x कर सकते हो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, ठीक है, लेकिन लेक्चर को देखना पूरा, ताकि आप सभी का ये मॉडर्न फिजिक्स वाला जो पार्ट है बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, राइट। तो आज मॉडर्न फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे। सर नोट्स कहां से मिलेंगे? इस टेलीग्राम चैनल से आपको नोट्स मिलेंगे। इस कोड को स्कैन कर लो, फटाक से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, या फिर टेलीग्राम पे सीधे जाकर के सर्च कर लेना। इस तरीके से आप सभी लोग पहुंच जाएंगे और वहां से अपने नोट्स को निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात आती है सर चैप्टर जो था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। वहां पर देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वर्क फंक्शन का। वर्क फंक्शन का मतलब होता है किसी भी मेटेलिक प्लेट में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है बेटा, वही वर्क फंक्शन कहलाता है। तो उस पर बेस्ड एक फेनोमेना है जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा, एक मेटेलिक प्लेट है जिसको फोटो सेंसिटिव प्लेट कहते हैं। इसके ऊपर हम लोग सनलाइट गिराते हैं, क्योंकि सनलाइट में फोटॉन्स होते हैं। फोटॉन्स इसके ऊपर गिराते हैं और इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। इसी फेनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहा जाता है। अब गेम ये है कि सर वहां तो अल्ट्रावायलेट लाइट लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि हर जो मेटेलिक प्लेट होता है वो अलग अलग लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है कि जैसे मेटल्स लाइक एल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रूबिडियम, ये हाईली फोटो सेंसिटिव होते हैं, जो कि विजिबल लाइट से भी इलेक्ट्रॉन्स जो है इमिट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जैसे जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दे रिस्पॉन्ड ओनली टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। यानी कि अगर इस डायग्राम में कोई पूछे कि ये वाला मेटेलिक प्लेट कौन सा है, तो ये जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम का रहा होगा। ये चार के चारों एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में सेट करो। इवन कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो एक्सरे जिनमें यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, और उन मेटल्स का नाम होता है हैवी मेटल्स, राइट। आप सभी लोग जब समझते होंगे केमिस्ट्री में हैवी मेटल्स का मतलब क्या है, राइट, जो पीरियोडिक टेबल में जनरली नीचे पाए जाते हैं, एटॉमिक नंबर जिनका मास जो है ज्यादा होता है। कहने द फेनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन इट, इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। द फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सेम चीज मैंने आपको विजेता सीरीज में भी पढ़ाया है। मैं आपको एक क्विकली रिवीजन करा रहा हूं आपके सामने, ताकि आप लोग फटाफट चीजों को समझ सके, रिवाइज कर सके। सीधे सीधे ग्राफ पर आते हैं बेटा। सबसे पहला ग्राफ होता है इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का। यह बात ध्यान रखना, इस चैप्टर में अगर इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात कर रहे हैं, और अगर बात फ्रीक्वेंसी की करते हैं तो एक फोटोन की एनर्जी की बात समझ लो कर रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक फोटोन की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, इंटेंसिटी को बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं। अब सोचो ज्यादा फोटॉन्स आएंगे तो ऑब्वियस है ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो करंट की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इंटेंसिटी के साथ अगर आप करंट का ग्राफ बनाओगे तो ये कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, यानी कि दिस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। दूसरा ग्राफ है बेटा पोटेंशियल का इफेक्ट, यहां पर दिखा रहे हैं। इस ग्राफ में यह शो किया जाता है कि एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल होता है जिस पर करंट की वैल्यू 0 होती है। इस नेगेटिव पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। जैसे जैसे पोटेंशियल को आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और यहां पर करंट जो है जाकर सैचुरेट हो जाता है। यानी कि एक सर्टेन एनोड पोटेंशियल पर, एक सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल पर ये जो करंट है वो सैचुरेट हो जाएगा, जिसको सैचुरेशन करंट कहेंगे। अब अगर आप इन
इंटेंसिटी को बढ़ाते जाओगे तो करंट की वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर सैचुरेशन करंट भी यहां पर बढ़ रहा है। ठीक है, ये तीन के तीनों ग्राफ्स जो हैं वो डिफरेंट इंटेंसिटीज पर हैं। ऊपर वाले की इंटेंसिटी ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी सबसे कम है, लेकिन इन तीनों के लिए जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है बेटा वो सेम है। इस तरह का भी एक पीवाईक्यू पूछा गया है जिसमें ऐसा ग्राफ दिया था और कुछ ग्राफ ऐसा भी दिया था, दोनों मिक्स करके ग्राफ दिए गए और वहां पूछा गया कि भाई किन कंडीशंस में फ्रीक्वेंसी सेम है, किसमें इंटेंसिटी सेम है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। तो ये बात ध्यान रखना, अगर ये वाला पॉइंट सेम है इसका मतलब इन तीनों में फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो सेम है। इंटेंसिटी तीनों का अलग है क्योंकि इंटेंसिटी चेंज होने पर करंट चेंज हो जाता है। नेक्स्ट ग्राफ है, ये यहां पर फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट को शो कर रहा है। इसमें बेटा बस यही शो किया गया, देखो ग्राफ तो वही पुराना वाला है, निगेटिव से ऐसे बढ़ते बढ़ते सैचुरेशन करंट हमें मिल गया। इसमें बस ये एक्सप्लेन किया गया कि अगर तुम इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू और ज्यादा निगेटिव होती चली जाएगी। राइट, तो ये तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर ग्राफ बना है जिसमें न्यू3 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, फिर न्यू2 है, फिर ये हमारा न्यू1 है, ये यहां पे लिखा भी हुआ है। इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलता है, ये ग्राफ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला ग्राफ आता है इस चैप्टर का, ये वाला ग्राफ दो चीजों के बीच का है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। कभी भी ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी आपको ये बात समझाया था कि अगर कभी भी ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन आए तो पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करना। ठीक है, इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी होती है बेटा वो वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में यूज होती है। ठीक है, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ईवी नॉट लिखा जा सकता है, जहां पर वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, आप सबको ये बात पता है। ईवी नॉट की जो वैल्यू है वो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन हो जाएगी। ठीक है, ई से भी डिवाइड करेंगे तो वी नॉट जो है वो एच अपॉन ई टाइम्स फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन अपॉन ई के बराबर हो जाएगा। बहुत ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो बेटा इसी को वाई एक्सिस पर लिखा है, इसको ही हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर लिखा है। इसका मतलब ये जो हुआ यही हमारा स्लोप हो गया और ये जो लिखा हुआ है ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। तो ये जो इक्वेशन है वो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन हो गई। सो इट इज अ सिंपल स्ट्रेट लाइन, है ना, इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन हो गया जिसका स्लोप जो है वो h अपॉन ई के बराबर है और जो y इंटरसेप्ट है वो माइनस का w नॉट अपॉन ई के बराबर है। तो यहां पर जो इंटरसेप्ट बन रहा होगा वो माइनस का w नॉट अपॉन ई के बराबर होगा। ये बात सभी लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, आप सभी को ये बात समझ में आनी भी चाहिए। ठीक है, कई बार आपको चीजें ये पढ़ाई जा चुकी हैं। ठीक है, ये ग्राफ अच्छे से सभी लोग समझ लो और इसकी प्रैक्टिस कर लो। इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस तरह का ग्राफ देगा, आपसे पूछ सकता है इसका स्लोप बता दीजिए। ठीक है, या फिर आपको ये ग्राफ दे देगा, यहां पर इवन ये एंगल दे देगा, इस एंगल से बेटा तुम स्लोप निकाल सकते हो। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो आप समझ जाना स्लोप की वैल्यू tan थीटा होती है। तो यानी आपने इस लाइन का स्लोप निकाल लिया। अब वो स्लोप कितने के बराबर हो जाएगा, h अपॉन ई के बराबर होगा। ठीक है, स्लोप को h बाई ई के बराबर आप कर देना। यहां से कई बार तुमसे पूछा जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बता दो, तो प्लैंक्स कांस्टेंट ई टाइम्स tan थीटा के बराबर हो जाएगा। राइट, विजेता सीरीज में भी मैंने ये बात बताया था। अभी मैं एक बार फिर से आपको ये चीज याद दिला दे रहा हूं, इस चीज पर बेटा इस ग्राफ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन चारों ग्राफ में से कोई एक ग्राफ भाई 100% आपके एग्जामिनेशन में आएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं और एक न्यूमेरिकल आपके सामने है। कह रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज is produced by a laser. Power emitted is 2 × 10⁻³ watt. What is the energy of each photon of the light? देखो किसी भी एक फोटोन की एनर्जी h न्यू के बराबर है जो कि hc बाई लैम्डा के बराबर है। लैम्डा की वैल्यू नहीं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें गिवन है, यानी कि न्यू पता है बेटा, तो E बराबर एच न्यू लगाएंगे। H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻³ है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 6 × 10⁻14 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें निकल करके आ जाएगा, यानी कि एक फोटोन की एनर्जी हमारे पास आ गई है। फिर हमसे कह रहे हैं हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकंड ऑन एन एवरेज आर इमिटेड बाय द सोर्स। कितने फोटॉन्स एक सेकंड में निकल रहे हैं। तो एक बात समझो जरा, पावर का मतलब होता है टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एनर्जी किसकी है, फोटॉन्स की। एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, ऐसे कितने फोटॉन्स हैं, तो भैया एन रहे होंगे, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, एच टाइम्स मतलब n टाइम्स एच न्यू के बराबर डिवाइडेड बाई टाइम। बहुत ध्यान से अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि यार n बाई टी ही पूछ रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ही पूछ रहा है, विच इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाई एच न्यू। पावर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, एच न्यू हम निकाल चुके हैं, इन्हीं दोनों को डिवाइड करोगे आपको पता चल जाएगा कि भाई कितने सारे फोटॉन्स पर सेकंड यहां पर इंसिडेंट हो रहे थे।
क्लियर है? इस चीज पर, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखो मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यही वाला आएगा, ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन, इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। क्लियर है? तो आप लोग, सभी लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना। एक क्वेश्चन और है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मुझे पूरी उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। कह रहे वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम। बेटा जो वर्क फंक्शन होता है वो h न्यू नॉट के बराबर होता है। वर्क फंक्शन जो है वो h न्यू नॉट के बराबर है। इसी न्यू नॉट को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, जिसके ऊपर ही इलेक्ट्रॉन्स इमिशन का काम शुरू होगा, इसी फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट। वर्क फंक्शन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कुछ इतनी निकल कर आ जाएगी। कैलकुलेशन आई होप आप सभी लोग करना सीख गए होंगे अभी तक, है ना, आपने खूब मेहनत किया है। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत है तो मैं आपको बता रहा हूं, जब भी कैलकुलेशन करना, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है, तो एक किनारे यहां मल्टीप्लाई करना, स्टेप बाय स्टेप कर लेना, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेंसिल आप लेना, पेंसिल से आप यहां पर इस तरीके से लिखना 2.14 इंटू 1.6, ठीक है, पहले 6 का मल्टीप्लाई सभी में करो, फिर 1 का मल्टीप्लाई करो, अपना उसको ऐड करो, प्रोसेस आप सबको पता है। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। भले इसमें थोड़ा टाइम दे देना, जो चीज तुम एक मतलब 20 सेकंड में कर सकते हो, मैं कहूंगा उसमें तुम 30 सेकंड 35 सेकंड दे देना, लेकिन आराम से करना, क्रॉस चेक करते जाना, हर एक स्टेप को क्रॉस चेक करते जाओ, तो उससे तुम्हारी कैलकुलेशन में एरर नहीं होगा। राइट, ये बात ध्यान रखना, थोड़ा सावधानी से कैलकुलेशन करना। पता चला सब कुछ बढ़िया किया, फॉर्मूला भी सही लगाया, कैलकुलेशन में गलती हो गई तो थोड़े नंबर कट जाएंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, कोई भी न्यूमेरिकल आ रहा है तो पहले ये डिसाइड करो किस चैप्टर का है, किस टॉपिक का है, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो फॉर्मूला तुम्हें याद है वो जरूर लिख दो, ठीक है। क्या क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसको लिखिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसको लिखिए, फॉर्मूले में वैल्यू भी डालो, ठीक है। और हर एक स्टेप पे बेटा आपको स्टेप मार्किंग होगी, हर एक स्टेप पे आपको मार्क्स मिलेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अगर एक फाइनल आंसर मान लो गलत भी हो गया किसी कारण से, तो भी स्टेप मार्किंग होगी, फॉर्मूला लिखने का भी नंबर मिलेगा, फॉर्मूला में वैल्यू डालने का भी नंबर मिलेगा, कैलकुलेशन करने वाला नंबर आधा नंबर कट जाएगा, कोई बात नहीं, कम से कम बाकी नंबर तो आपको मिलेंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि स्टेप मार्किंग आपको मिलती है, इसलिए आप लोग फॉर्मूला शीट से सारी चीजों को जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू 0 बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ दिस। तो बेटा आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी उसने दे दिया। स्टॉपिंग पोटेंशियल से हमें क्या मिल जाता है, देखो आने वाले फोटॉन्स की एनर्जी h न्यू होती है, जो कि वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, राइट। तो इसी को मैं h c बाई लैम्डा लिख सकता हूं, यही वेवलेंथ हमसे पूछ ही रहे हैं। वर्क फंक्शन क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको गिवन है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ev नॉट लिखा जा सकता है, जहां पे v नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन्होंने गिवन है, मतलब दे रखा है। अब एक बात ये समझ लेना बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है तो ये एनर्जी है, ये बात ध्यान रखना। भले क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाय ए स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ, लेकिन पोटेंशियल का यूनिट हमेशा वोल्ट होता है, ये बात तुम ध्यान रखना बेटा, गलती मत करना इस चीज में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है इसका मतलब ये क्या है, ये एनर्जी की वैल्यू है। वो भी कौन सी एनर्जी है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, जो ईवी नॉट होती है ना, ये उसकी वैल्यू आपको गिवन है। लेकिन अगर यहां केवल वोल्ट लिखा होता तो इसका मतलब वो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है, तो आप V नॉट की जगह 0.6 वोल्ट रखेंगे, ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसको अब यहां पे रख देना, इसको रख देना, HC आपको पता ही है, वहां से आप लेमडा निकाल सकते हैं। जैसे ही आप लोग लेमडा सॉल्व करेंगे उसकी वैल्यू ये निकल करके फाइनल आंसर आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपको अभी वीडियो चाहो तो पॉज कर लो और एक बार खुद से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करो। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इससे आपका ऊपर वाला ये माला खुलेगा कि किस तरह का कैलकुलेशन बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, राइट। पहले ईमानदारी से करो और फिर उसको इस वाले आंसर से क्रॉस चेक करो कि क्या आपका आंसर भी मैच कर रहा है। क्लियर है, मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको अच्छे से सॉल्व करो और बेटा मैच करो, ठीक है। मैच करोगे तो आपको इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ये आंसर आपका आना चाहिए।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब डुअल नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं, यानी कि डी ब्रोगली वेव्स की बात करते हैं। डी ब्रोगली वेव में सिर्फ दो फॉर्मूले थे, E बराबर mc स्क्वायर होता है, आइंस्टाइन साहब का फॉर्मूला आप सबको पता है, और h न्यू जो है वो एनर्जी का फॉर्मूला था। तो hc बाई लेमडा जो है वो mc स्क्वायर के बराबर होगा, लेमडा h अपॉन mc के बराबर होगा, m इंटू सी मतलब मास इंटू स्पीड जो कि मोमेंटम है। सो वेवलेंथ लेमडा जो है वो h अपॉन मोमेंटम के बराबर हो जाता है, राइट। फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के बराबर है, जिसको p स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हैं। तो मोमेंटम की वैल्यू यहां से अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर निकल आई। तो वो जो h अपॉन मोमेंटम था उसकी जगह अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो सकती है, राइट। यही काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी 3/2 kT वाला फॉर्मूला यूज करके टेम्परेचर के टर्म्स में लिख सकते हो, k होता है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, राइट। यही काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के टर्म्स में कहीं पर दिया हो सकता है। तो अलग अलग कंडीशंस में इस काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है बेटा वो अलग अलग होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में अगर मैं बात करूं तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आप सबको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सबको ये बात पता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप सबको पता है, v की वैल्यू एज इट इज डाल देंगे, ठीक है। यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट पोटेंशियल पर आप एक्सेलरेट कर रहे हैं तो जो वेवलेंथ इमिट होगा वो अलग अलग होगा। तो उसका एक फॉर्मूला यहां पर मिल जाता है इन सारे डेटा को सॉल्व करके कि भाई वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है 12.3 अपॉन अंडर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम के बराबर। एंगस्ट्रॉम मतलब समझते हो ना, 10 की पावर -10 की बात हो रही है। या फिर इसी को अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन v एंगस्ट्रॉम, ऐसा भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर आपको कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बेटा मिल सकता है। फिर आ जाते हैं अगले चैप्टर में, यानी कि एटम्स वाले चैप्टर में। तो सबसे पहली चीज यहां पूछी जाती है कि थॉमसन साहब का मॉडल क्यों फेल हुआ। सबसे पहली बात, थॉमसन साहब का जो मॉडल है वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरा, लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। यही दो ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से थॉमसन साहब का जो मॉडल था बेटा वो फेल हो गया था। फिर आता है रदरफोर्ड साहब का अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें ये वाला ग्राफ और इस पर बेस्ड क्वेश्चन। ये बात ध्यान रखना, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स विच आर स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2, right? So number of the particles scattered at an angle theta is inversely proportional to sin to the power 4 theta by 2। इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, विजेता सीरीज में भी मैंने कराया था, आपसे पूछा जा सकता है। ग्राफ यही शो कर रहा है कि जैसे जैसे ये स्कैटरिंग वाला एंगल बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो घटते चले जाते हैं। और बहुत रेयर अल्फा पार्टिकल होता है जो 180 डिग्री के एंगल पर स्कैटर होता है, यानी कि बहुत रेयर अल्फा पार्टिकल होगा जो ऐसे जाएगा और जस्ट 180 डिग्री घूमकर ऐसे वापस चला आएगा। तो ऐसे अल्फा पार्टिकल वही होते हैं जो जस्ट न्यूक्लियस की तरफ जा रहे थे, आपको भी पता है, ठीक है। यहीं पर अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है जो कि है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब जरा सोचो, जो अल्फा पार्टिकल जस्ट न्यूक्लियस की तरफ जा रहा था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल बेटा प्लस का 2e के बराबर है, यानी कि 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो चार्ज है भाई वो Ze के बराबर होता है, क्योंकि भाई किसी न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे उसी के बराबर पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर पाया जाता है, तो उसको हम Ze के बराबर लिख देते हैं। तो न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है। जब ये अल्फा पार्टिकल जाएगा बेटा तो न्यूक्लियस रिपेल करेगा, वो यहीं से वापस हो जाएगा। यानी कि जब अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 न्यूक्लियस का चार्ज, Q2 अल्फा पार्टिकल का चार्ज, डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहां से बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू निकल कर आती है। ये वाला फॉर्मूला सभी लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सीधे सीधे मिलेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आपको दे दी जाएगी, हो सकता है हाफ mv स्क्वायर के टर्म्स में दे दिया जाए, या हो सकता है आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में दे। जैसे मैंने भी एक क्वेश्चन कराया था, उसमें काइनेटिक एनर्जी गिवन था 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी जूल्स में निकल आएगी। वही
वही काइनेटिक एनर्जी यहां पे उठा के रखना है। Z की वैल्यू आप लोग जानते हैं, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी होगी भैया, 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक, अगर यहीं पे हम हीलियम की बात करें तो Z की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहीं पे लिथियम की बात करें तो Z की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो आप सब लोग समझते हैं एटॉमिक नंबर जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स का भाई अलग अलग होता है। वो वैल्यू रख करके हम लोग इस हिसाब से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, इस पर कोई क्वेश्चन, इस वाले फॉर्मूले पर कोई क्वेश्चन आप सभी से जरूर पूछा जा सकता है, मतलब इसके पूछे जाने के भाई चांसेस हैं। राइट, देखो मैं इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें बताता जा रहा हूं, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल दे रहा हूं इंपॉर्टेंट है तो भाई वो सच में इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। राइट है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। फिर आता है इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर का सिंपल सा मतलब होता है ये जो न्यूक्लियस का एक्सिस है और ये जो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी है, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। इंपैक्ट पैरामीटर ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई अल्फा पार्टिकल कितने एंगल पर स्कैटरिंग कर रहा है। ठीक है, इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला 1/4πε0 ZE² cot θ/2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ये इसका फॉर्मूला होता है, सभी लोग बहुत ध्यान से समझ लेंगे। cot θ/2 होता है बेटा, थीटा कौन सा एंगल है सर, थीटा स्कैटरिंग का एंगल है, यानी कि अल्फा पार्टिकल गया कितना घूम गया, कितने एंगल अल्फा पार्टिकल घूम गया है, इसी एंगल को एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोलते हैं। राइट, यही थीटा एंगल cot θ/2 के प्रोपोर्शनल होता है ये हमारा इंपैक्ट पैरामीटर। अब आप लोग खुद ही एक बात सोचो, अगर ये थीटा 180 डिग्री के बराबर हो जाए, 180 डिग्री के बराबर हो जाए, यानी कि अल्फा पार्टिकल ऐसे गया और जस्ट वापस लौट करके चला आया, ठीक है, तो ऐसी केसेस में यही इंपैक्ट पैरामीटर में क्या होगा, 1/4πε0 ZE² cot θ/2 करेंगे तो ये बन जाएगा cot π/2, क्योंकि 180/2 करेंगे 90 डिग्री बन जाएगा, तो मैं सीधे ही कहूं 90 डिग्री लिख दूं ऐसे, cot 90 डिग्री डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। अब बेटा tan 90 इनफाइनाइट होता है तो cot 90 हमारा 0 हो जाएगा, तो इंपैक्ट पैरामीटर की जो वैल्यू है भाई साहब वो 0 निकल करके आने वाली है। तो जो अल्फा पार्टिकल जस्ट न्यूक्लियस की तरफ जा रहा था, वापस लौट कर आ रहा था, बेटा उसके लिए इंपैक्ट पैरामीटर जो होता है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। राइट, अब आ जाइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आता है ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड साहब के मॉडल में आखिर क्या क्या कमियां होती हैं। रदरफोर्ड के मॉडल में सबसे पहली कमी यह है कि इन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन किसी भी रेडियस के ऑर्बिट में घूम सकता है, जबकि आपको याद होगा नील बोहर साहब आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन का अपना एक स्टेबल ऑर्बिट होता है, ठीक है, उसकी अपनी कुछ क्वांटम कंडीशन होती है, लेकिन इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं किया था। तो सबसे पहला इनके में प्रॉब्लम यही था। दूसरी बात यह थी कि उस समय की जो थ्योरी चल रही थी उसके हिसाब से कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज अगर है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करता है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में किसी ऑर्बिट में मान लो घूम रहा है तो सर्कुलर पाथ एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो वो एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा। अब अगर वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो उसकी एनर्जी कम होती रहेगी, और कम होते 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 एक समय आएगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को समझ लो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो रदरफोर्ड साहब के मॉडल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस और एटम। ठीक है, तो ये एटम की स्टेबिलिटी को भाई एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, दूसरा ये इन्होंने यही बोल दिया कि भाई किसी भी रेडियस के ऑर्बिट में आप घुमा लो इलेक्ट्रॉन को, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता है। तो ये दो इसके ड्रॉबैक्स हो गए। यानी कि बेटा मॉडल क्या है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ड्रॉबैक क्या है, कमियां क्या है जिसकी वजह से वो मॉडल हमारा फेल हो गया। राइट, अब इस पर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, हालांकि सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये मैंने इसीलिए कराया कि यार इंपैक्ट पैरामीटर तुमको अच्छे से तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। सो दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन बेटा आ सकता है, और उधर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। यानी इन दोनों में से कोई एक कॉन्सेप्ट के पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, चाहे डेफिनेशन पूछ दे चाहे न्यूमेरिकल। हालांकि इसमें न्यूमेरिकल ही पूछेगा, डेफिनेशन नहीं पूछेगा। राइट, फिर भी आपको आना चाहिए। फिर आ जाता है बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, यानी कि बोहर साहब के मॉडल पर बेटा आते हैं। बोहर साहब ने अपने मॉडल में यह कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन किसी भी रेडियस के ऑर्बिट में नहीं घूमता। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन सर्टेन ऑर्बिट्स में घूमता है। तो लोगों ने पूछा कौन सा ऑर्बिट, तो इन्होंने कहा इसी के लिए भैया मैं एक क्वांटम कंडीशन बना रहा हूं।
तो उसका नाम दिया गया बोहर्स क्वांटम कंडीशन। बोहर साहब ने यह बताया कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमता है तो उस ऑर्बिट की जो लेंथ होती है जो कि 2πr के बराबर है, दैट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी होता है भैया, इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वेव नेचर भी है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सरकमफेरेंस होता है 2πr वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो लोगों ने कहा ठीक है भैया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो लैम्डा होता है वो h अपॉन p यानी कि h अपॉन mv के बराबर है, तो वो भी उठा के रख दिया गया। तो ये 2π को इधर ले आए, mv को इधर ले गए, तो ये बन गया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr जो होता है वो n टाइम्स h अपॉन 2π के बराबर है। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूम रहा होता है उसका एंगुलर मोमेंटम जो कि mvr के बराबर है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π के बराबर होता है। यहीं से n की जो वैल्यू मिलती है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और ये n की वैल्यू ही उसके ऑर्बिट को डिफाइन करता है कि भैया वो कौन से ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन का स्टेबल ऑर्बिट कौन सा है ये हमें पता चलता है n से, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो n टाइम्स h अपॉन 2π के बराबर है। अब इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, बताओ उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो भैया एंगुलर मोमेंटम n टाइम्स h अपॉन 2π है, तो अगर वो थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो n की जगह 3 रखेंगे, तो बेटा 3h अपॉन 2π हो जाएगा। h की वैल्यू आप सबको पता है, वैल्यू डाल देना, सॉल्व कर लेना, राइट। अब हमसे कह रहे हैं बोहर्स थ्योरी पूरी पूरी सर बता दो। देखो ये एक ऐसा डेरिवेशन है जिसमें जनरली बच्चों को दिक्कत लगती है, उनको लगता है यार क्या हो रहा है, तो मैं पूरा का पूरा डेरिवेशन चलो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। डेरिवेशन की शुरुआत होती है कि भाई कोई एक न्यूक्लियस है, ठीक है, तो Ze के बराबर चार्ज रहा होगा, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा होगा, ठीक है। और ये आप लोग सभी लोग समझ लेना कि ये हम लोग डिराइव किसके लिए कर रहे हैं, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही ये मॉडल काम करता है। यानी कि इनका जो मॉडल है वो या तो हाइड्रोजन के लिए है, या तो हीलियम प्लस के लिए है, या तो लिथियम डबल प्लस के लिए है, ठीक है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक हमने डोनेट करा दिया, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 डोनेट करा दिए, तो केवल एक एक बचा सभी में। यानी कि ये जो भी मॉडल हम पढ़ रहे हैं वो जनरली इन 3 के लिए डिफाइंड है, या कोई भी ऐसा एलिमेंट जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, एक ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसमें, उसी के लिए ये मॉडल हमारा डिफाइन होता है। तो यहां पर सीधी सी बात है कि यहां पर न्यूक्लियस रहा होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ऑर्बिट में बेटा घूमने की कोशिश कर रहा है, उस ऑर्बिट का रेडियस r है, इलेक्ट्रॉन का मास m है, स्पीड v है, ये सारी चीजें हैं। अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है तो आपको भी पता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट, यानी कोई ना कोई ऐसा फोर्स होना चाहिए सेंटर की तरफ, उसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। भाई ये इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस का चार्ज है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होगा, तो बेटा यहां से पता चलता है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यानी mv²/r है, दैट मस्ट बी इक्वल टू k q1 q2 बटे r²। ये कौन सा फोर्स हुआ, ये कूलम फोर्स है, यानी ये अट्रैक्शन का फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का। तो यहां से हमें पता चला एक r से एक r कैंसिल हुआ, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। यहां से पता चल गया कि सर mv² जो है वो kZe² बटे kZe² बटे r के बराबर है। यहां से r की वैल्यू आ गई kZe² डिवाइडेड बाई mv² के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 2 है। दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है, ये तो पहली कंडीशन हुई सेंट्रीपिटल फोर्स की। दूसरी एक कंडीशन हमारे पास है क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन क्या कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है यानी कि जो mvr है वो n टाइम्स h अपॉन 2π के बराबर होता है। यहां से भी रेडियस निकाल लो तो बन जाएगा nh अपॉन 2π mv के बराबर। तो बेटा देखो रेडियस की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से निकाला, ठीक है, रेडियस की वैल्यू हमने यहां से भी निकाला, क्योंकि दोनों रेडियस की वैल्यू है इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। तो जैसे ही हम लोग बराबर करेंगे यानी कि kZe² डिवाइडेड बाई mv² दैट मस्ट बी इक्वल टू nh अपॉन 2π mv, NH अपॉन 2π mv। देखो ये डेरिवेशन अपने दिमाग में सेट कर लो यार, यानी कुछ भी पूछा जाएगा खटाखट डिराइव कर लेंगे यार, है ना, क्योंकि इतना सारा सब कुछ कौन रट पाएगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू बेटा यहां से निकल करके आएगी, इट विल बी 2π kZe² डिवाइडेड बाई NH। ये वेलोसिटी का बेटा फॉर्मूला निकल करके आ गया है। इससे ये बात भी समझ में आती है कि सर वेलोसिटी जो है वो अगर ध्यान से देखो तो 2π ke² डिवाइडेड बाई n नहीं डिवाइडेड बाई h टाइम्स z बाई n
टाइप का है। कहने का मतलब यहां पर इतनी चीजों को देख लो तो ये सब कांस्टेंट्स हैं और इस पूरे कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो c/137 के बराबर होती है। c/137 यानी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई 137 टाइम्स z बाई n के बराबर, राइट। यानी कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू z होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है, और ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। यानी कि हाइड्रोजन की बात करेंगे तो z की वैल्यू 1 डाल देंगे, ठीक है, हीलियम के लिए 2 डालेंगे और लिथियम के लिए 3 डालेंगे। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो n बराबर 1, सेकंड की बात कर रहे हैं तो n बराबर 2, थर्ड की बात कर रहे हैं तो n बराबर 3। जैसे जैसे हायर ऑर्बिट्स में आप जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो चेक कर लो कम होती जाएगी, राइट, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है बेटा। तो ये स्पीड के बारे में बात हो गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल दे रहा हूं। अब जब स्पीड की वैल्यू पता चल चुकी है तो आप स्पीड की वैल्यू यहां रखोगे तो बेटा रेडियस मिल जाएगा। तो आ जाओ मैं रेडियस की वैल्यू निकाल देता हूं। रेडियस की वैल्यू होती है NH अपॉन 2πmv, ठीक है, तो 2πm इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू है 2πkze² डिवाइडेड बाई h, राइट, इवन NH। तो ये तुम्हारा बन जाएगा, NH ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम n² h² डिवाइडेड बाई 4π² mkze²। इसमें भी वही ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर मैं देखूं तो h² डिवाइडेड बाई 4π² mke² टाइम्स n² बाई z, यानी कि n² बाई z को अगर छोड़ दो तो ये बाकी सारी चीजें कांस्टेंट्स हैं और इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू 0.526 एंगस्ट्रॉम यानी 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो रेडियस की वैल्यू n² बाई z टाइम्स 0.526 एंगस्ट्रॉम के बराबर निकल कर आ जाएगा। तो ये रेडियस की वैल्यू आ गई कि भाई रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² बाई z होता है। यानी कि हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की रेडियस अगर मैं आपसे पूछूं तो n भी 1 रखेंगे, z भी 1 रखेंगे तो वो इतना आ जाएगा। हाइड्रोजन के दूसरे ऑर्बिट की बात करेंगे तो z की जगह 1 और n की जगह 2 रखेंगे, यानी इतने का 4 गुना हो जाएगा सेकंड ऑर्बिट की रेडियस। थर्ड ऑर्बिट की रेडियस पूछेंगे तो 9 टाइम्स हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से आप रेडियस के बारे में सारी बात कर सकते हैं। आपको रेडियस का जो फॉर्मूला है वो आई थिंक समझ में आ गया होगा और डिराइव भी आपने कर लिया होगा। तो ये कई बार यार डेरिवेशन पूछ दिया जाता है कि भाई बोहर्स ऑर्बिट है तो बोहर्स ऑर्बिट की रेडियस का डेरिवेशन करिए। अगर ऐसा कभी पूछेंगे तो आप यहां से शुरू करोगे, पूरा करते करते यहां तक पहुंचोगे। ये वाला स्टेप आप चाहो तो उड़ा सकते हो, ये स्टेप चाहो तो हटा सकते हो। अगर केवल रेडियस की डेरिवेशन की बात आपसे करेंगे तो आप इस चीज को हटा सकते हो, बाकी पूरा आपको करना पड़ेगा। और बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है, आई होप आप समझ गए होंगे, राइट। अब बात करते हैं यार एनर्जी की, ठीक है। एनर्जी के केस में सबसे पहले एनर्जी आती है काइनेटिक एनर्जी, जो कि हाफ mv² होती है। तो देखो mv² की वैल्यू निकाल चुके हो, केवल हाफ का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो तो काइनेटिक एनर्जी खड़ाक से आ जाएगा भाई। तो देखो मैं आपको यहां पे निकाल के दिखा रहा हूं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ mv² के बराबर है। तो इक्वेशन 1 कह रहा है कि सर kze² बाई 2r, kze² बाई 2r, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है। पोटेंशियल एनर्जी की बात अगर मैं करूं तो जरा सोचो, एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं दोनों की एनर्जी तो भाई हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू k टाइम्स q1 न्यूक्लियस का चार्ज, Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाई R। सर माइनस साइन आपने क्यों लिया है? देखो अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी होती है तो उसमें साइन मैटर करता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है तो डायरेक्शन मैटर करता है, ये बात ध्यान रखना, राइट। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई माइनस का kze² डिवाइडेड बाई R के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, भाई दोनों को जोड़ दोगे टोटल एनर्जी आ जाएगा। सो टोटल एनर्जी इज सम ऑफ दीज टू एनर्जी। तो kze² डिवाइडेड बाई 2R प्लस 2 टाइम्स, सॉरी प्लस माइनस का kze² डिवाइडेड बाई R। जब ऐड करोगे ना तो ये माइनस का kze² डिवाइडेड बाई 2R के बराबर निकल कर आएगा। तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकल आया। अब इस फॉर्मूले में अगर रेडियस की वैल्यू आप डाल दो तो यही टोटल एनर्जी का खतरनाक वाला फॉर्मूला निकल आएगा यार, है ना। यानी कि माइनस का kze² डिवाइडेड बाई ट्वाइस रेडियस। रेडियस की वैल्यू क्या है, n² h², तो ये हो गया भैया नीचे, ठीक है। नीचे वाला जो कुछ था वो चला जाएगा ऊपर, तो उसको मैं सीधे सीधे ऊपर लिख रहा हूं, यानी कि 4π² mkze², ये सारी चीजों को ऊपर लिख दिया मैंने। अब ध्यान से समझना, ये 2 इस 4π को कैंसिल करेगा और इसको 2 बना देगा, तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या बन जाएगी, दिस विल बी माइनस का, देखो माइनस का 2π², ठीक है, m
एक ही बार है, k 2 बार हो गया तो k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई बेटा n स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। टोटल एनर्जी को भी ध्यान से देखोगे तो वो प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है। बाकी सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर निकल कर आएगा। यानी कि अगर टोटल एनर्जी का मैं फॉर्मूला यहां पे लिख दूं तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आता है -13.6, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट टाइम्स जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यानी टोटल एनर्जी जो है वो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, रेडियस जो है वो एन स्क्वायर बाई जेड के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी जो है वो जेड बाई एन के प्रोपोर्शनल होती है। राइट इस तरीके से हम लोग इस पूरे डेरिवेशन को समराइज कर सकते हैं। इवन मैंने पूरे ही डेरिवेशन करके आपको दिखा दिया। तो आपसे कभी भी वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जीज पर अगर क्वेश्चन पूछे तो इस तरीके से ये डेरिवेशन धड़ाधड़ अपनी कॉपी पे कर लेना और फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बाकी अगर आप में से कुछ बच्चे इस फॉर्मूले को रट सकते हैं तो सो फार सो गुड, लेकिन रटना तो अच्छे से रटना, ठीक है, नहीं तो फिर अच्छे से समझ लेना। तो ये रहा भैया रेडियस के पहले ऑर्बिट की वैल्यू वगैरह डेटा रख के हमने दिखाया है, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू, टोटल एनर्जी की वैल्यू, राइट। अच्छा एक मैं आपको यहां रिलेशन और बता दूं, ये जो टोटल एनर्जी होती है दैट वैल्यू इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2। तो आप इनके बीच का ना रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे पहले दूसरे को लोगे तो पता चलेगा टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, राइट। पहले और तीसरे को लोगे तो पता चलेगा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी है, या ठीक है। दूसरे तीसरे को लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ निगेटिव काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनके बीच का रिलेशन निकाल सकते हो। यानी तीनों में से कोई भी एक एनर्जी अगर आपको पता है तो बाकी की दोनों एनर्जीज को आप लोग इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट करके बेटा निकाल सकते हो। फिर आपकी बात आ जाती है इसके बाद सीधे सीधे ट्रांजिशंस पर। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जा रहा है तो क्या होगा। अब यहां पर कॉन्सेप्ट को सभी लोग बहुत ध्यान से समझ लेना, पढ़ा तो चुके ही आपको पहले ही। जैसे ये मान लो हमारा n बराबर 1 है, यानी कि ये हमारा ग्राउंड ऑर्बिट है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट, सबसे पहले स्टेट को ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ये हमारा मान लो यहां पे n की वैल्यू कुछ है, 4 है, 5 है, कोई भी है, तो ये एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। अगर n बराबर 4 है तो ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्साइटेड स्टेट हो गया, वो भी कौन सा है, सो इट इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की बात करेगा तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब सोचो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से इधर की तरफ जंप करे, यानी n बराबर 4 से वो n बराबर 1 पर अगर वापस लौट कर आ रहा है तो ऐसी कंडीशंस में ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट करता है। यानी कि यहां पर कुछ एनर्जी रेडिएट होगी और वो एनर्जी फोटॉन्स के टर्म में रेडिएट होगी, राइट है। तो हमसे यही चीज पूछी जाती है कि सर ये जो एनर्जी यहां पर फोटॉन्स के टर्म में रेडिएट हो रही है उस फोटॉन का सर वेवलेंथ क्या है, उस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। या सीधे सीधे एनर्जी पूछ सकते हैं कि भैया इस फोटॉन की एनर्जी कितनी है, तो वो एनर्जी आपकी h न्यू के बराबर होती है। अब बताइए सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये फोटॉन की एनर्जी क्या है। तो उसके लिए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता तो उसके पास एनर्जी कितनी थी, तो एनर्जी का फॉर्मूला माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर, यानी कि ग्राउंड स्टेट है तो 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, इतनी एनर्जी इसमें। इसमें अगर होता तो एनर्जी कितनी होती, तो मैं उसको E4 लिख दे रहा हूं, विच इज माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ये हायर स्टेट में एनर्जी है, ये लोअर स्टेट में एनर्जी है बेटा। इन्हीं दोनों एनर्जीज का जो डिफरेंस है उसी एनर्जी का फोटोन इमिट होता है। जैसे मान लो अगर ये 10 जूल होता और ये 40 जूल होता तो सर 40 जूल से 10 जूल पर आ रहे हैं तो कितनी एनर्जी रेडिएट हो गई बेटा, 30 जूल के बराबर। 30 कहां से आया, 40 माइनस 10। सेम काम यहां पर करना है। तो अगर कभी भी आपसे कहा जाए कि फोटॉन्स की एनर्जी बता दो कितनी है, तो आप सीधे कहेंगे सर हायर स्टेट में एनर्जी कितनी है, तो माइनस का 13.6 अपॉन 16 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस एनर्जी माइनस लोअर स्टेट में एनर्जी कितनी है, तो ऊपर वाले में एनर्जी माइनस नीचे वाले में एनर्जी, तो नीचे वाले में एनर्जी है माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो एच न्यू की जो वैल्यू है वो निकल करके आएगी, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13.6 माइनस 13.6 बाई 16 के बराबर, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसको सॉल्व कर लेना तो आपको क्या मिल जाएगा, कितनी एनर्जी
इमिट होने वाली है। अब आपसे कहेगा फ्रीक्वेंसी बता दो, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डिवाइड कर देना। आपसे कहेगा वेवलेंथ बता दो, तो इसी न्यू की जगह c बाई लैम्डा लिख देना, तो वेवलेंथ आ जाएगा। यानी कि यहां से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, कितना एनर्जी का फोटोन निकलेगा, उसका वेवलेंथ क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ये बात ध्यान रखना, क्लियर है। अब गेम क्या है कि सर इनका नाम क्या है, सर ये कौन सी सीरीज में लाई करेगा, तो उसके लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 सीरीज होती हैं, ठीक है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और पीफुंड सीरीज। तो सबसे पहली होती है लाइमन सीरीज, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से वो n बराबर 1 स्टेट में आ रहा है तो उसको लाइमन सीरीज हम लोग बोलेंगे। जैसे यहां भी यही हो रहा था, वो 4 से 1 में आ रहा है, तो ये लाइमन सीरीज में ही लाई कर रहा होगा। तो लाइमन सीरीज में क्या होगा फॉर्मूला, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू r टाइम्स 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर, जहां पे n की जो वैल्यू है वो 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है। क्लियर। ये आर क्या होता है सर, इसी आर को रिडबर्ग्स कांस्टेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। आर क्या होता है, इसको हम लोग रिडबर्ग्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है सर, इसकी वैल्यू होती है रिडबर्ग्स कांस्टेंट की 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर, ठीक है, पर मीटर। ये इसकी बेटा वैल्यू होती है रिडबर्ग्स कांस्टेंट की। तो ये लाइमन सीरीज का फॉर्मूला है जो कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में लिखा होगा कहीं ना कहीं, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है, ठीक है। लाइमन सीरीज, अच्छा नहीं लिखा है इसमें, लाइमन सीरीज जो है वो, अच्छा लिखा तो है, इट बिलोंग्स टू अल्ट्रा वायलेट रीजन, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है, ठीक है, इट बिलोंग्स इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार आपसे कहते हैं कि भाई लाइमन सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू बता दो, फॉर्मूला यही है हमारे पास, है ना। मैक्सिमम वेवलेंथ की अगर बात करेगा, 1 बाई लेमडा मैक्स की अगर बात करेगा, तो हो जाएगा r टाइम्स 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस, अगर ये मैक्सिमम चाहिए तो n की वैल्यू मिनिमम डालनी पड़ेगी, जो कि कितनी है 2, तो इट विल बिकम 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से लेमडा मैक्स मिल जाएगा। आपसे बोले कि नहीं नहीं मेरे को मिनिमम वेवलेंथ बता दो, तो लेमडा मिनिमम के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, r टाइम्स 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस यहां पर मैक्सिमम यानी कि इन्फिनिटी डालना पड़ेगा, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है, तो यहां से मिनिमम वेवलेंथ आ जाएगा। यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ पूछेगा तो n की वैल्यू मिनिमम डालेंगे, मिनिमम पूछेगा तो n की वैल्यू मैक्सिमम डालेंगे, और उसके बेसिस पर लाइमन सीरीज से आप कोई भी आप वेवलेंथ यहां से निकाल सकते हैं। फिर बामर सीरीज इसी तरीके से होती है, इसमें किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से हम लोग आते हैं सेकंड वाले स्टेट में, ठीक है, ये विजिबल रीजन में लाई करता है। फिर पास्चन में थर्ड स्टेट पर आते हैं, इंफ्रारेड रीजन में है। ब्रैकेट में फोर्थ स्टेट पर आते हैं, इंफ्रारेड रीजन में है। पीफुंड में भी फिफ्थ स्टेट पर आते हैं और इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। यानी कि लाइमन सीरीज जो है वो आपका अल्ट्रा वायलेट में है, बामर विजिबल में है, बाकी के तीनों जो सीरीज हैं वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर यही चीज मैंने दिखाया है, आप 2 से 1 में आ रहे हैं, 3 से 1 में आ रहे हैं, 4 से 1 में आ रहे हैं, किसी से भी 1 में अगर आ रहे हैं तो ये लाइमन सीरीज है, अल्ट्रा वायलेट रीजन, ठीक है, ये बामर सीरीज है, ये पास्चन है, ब्रैकेट है, ये पीफुंड सीरीज है। इसी को एनर्जी लेवल डायग्राम कहा जाता है। तो एग्जाम में हो सकता है 3 मार्क्स में पूछ दे एनर्जी लेवल डायग्राम पूरा बना करके दिखाओ, तो वहां पर आप ऐसे ही एनर्जीज को कैलकुलेट करेंगे, फिर आप एनर्जी लेवल डायग्राम को इस तरीके से बनाकर दिखा देंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसकी अच्छे से एक बार प्रैक्टिस बनाकर कॉपी पे कर लेना। फिर आता है सर बोहर्स मॉडल में क्या क्या लिमिटेशन। सबसे पहला, बोहर्स आपका जो मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज यानी कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही वैलिड होता है। दूसरा, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बहुत ज्यादा डिटेल फीचर में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तीसरा, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई ओनली सर्कुलर ऑर्बिट्स इज टेकन, कि सर्कुलर ऑर्बिट ही मानकर क्यों चल रहे हो, इलिप्टिकल ऑर्बिट भी तो हो सकता है, लेकिन इसके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं किया, ठीक है। चौथा है कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी होता है, जिसके बारे में बात नहीं की गई है। पांचवा होता है कि भाई इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटीज, यानी इंटेंसिटी की बात कहीं नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात हुई है, इंटेंसिटी के बारे में मामला गायब कर दिया गया। और ये फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिसको जीमान इफेक्ट या फिर स्टार्क इफेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड में जब स्प्लिटिंग होती है तो उसका नाम होता है जीमान इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब स्प्लिटिंग होती है तो उसको स्टार्क इफेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर आता है सर एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से n बराबर 1 से किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट में भेजना चाहते हैं तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। अगर आप उसको n बराबर 1 से n बराबर 2 में भेजना चाहते हैं तो ये फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कहलाती है। एनर्जी निकालना मैंने आपको सिखाया है ना। यहां की एनर्जी आपको पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां की एनर्जी है -13.6 अपॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर। सॉल्व करोगे तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। यानी कि नीचे से ऊपर भेजोगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे। ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी उतना ही होगा, बट इस कंडीशन में एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है। कितनी रिक्वायर्ड है? तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर एनर्जी रिक्वायर्ड है, राइट। लेकिन सर अगर मैं यहीं पर उसको ग्राउंड स्टेट से n बराबर 1 से सर मैं उसको n बराबर 3 में भेजना चाहता हूं सर, तो क्या होगा? इस बार बेटा ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी क्योंकि आप उसको 1 से 3 में भेज रहे हो। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। सर एनर्जी कैसे निकालेंगे? यहां पर एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर एनर्जी है सर -13.6 बाई 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी और वो आएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर, जिसको सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। इसी के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होगा उसको एक्साइटेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 स्टेट में है, उसको यहां से n बराबर 2 में भेजना है तो उसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम प्रोवाइड करें कि वो एक्साइट होकर ऊपर चला जाए, उसी को एक्साइटेशन पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल की वैल्यू सेम यही होती है, बस ई हटा देना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से ई हटा दोगे तो केवल वोल्ट रह जाएगा, वही पोटेंशियल कहलाता है। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल 10.2 वोल्ट, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल 12.09 वोल्ट। ऐसे थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछ सकते हैं बेटा, तो उसमें आप n बराबर 1 से उसको n बराबर किधर भेजना चाहोगे? n बराबर 4 पर भेजना चाहोगे, ये बात ध्यान रखना, राइट। फिर आता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइज करने का मतलब होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 स्टेट में है, मैं उसको सीधे सीधे n बराबर इन्फिनिटी स्टेट पर भेजना चाहता हूं, यानी कि मैं उसको न्यूक्लियस से इतना ज्यादा दूर करना चाहता हूं कि वो दोबारा न्यूक्लियस के पास कभी भी ना आ पाए, तो उसको हम बोलेंगे भैया हमने आयनाइज कर दिया है। तो उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पॉजिटिव एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और जो उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल है उसी को आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, विच विल बी 13.6 वोल्ट्स के बराबर। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर बहुत बेसिक क्वेश्चन एक मैं करा रहा हूं। ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन की इतने के बराबर है। कह रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो बेटा सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n बराबर 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n बराबर 4 होता है। अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 में है, वहां काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप टोटल एनर्जी निकालो थर्ड वाले स्टेट में, जो कि होती है माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू आपके सामने कैलकुलेट कर रहा हूं, आप लोग तो खैर ईमानदारी से करोगे, मैं यहां पे थोड़ी सी बेईमानी कर ले रहा हूं भैया, है ना, कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूं। तो माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर बेटा टोटल एनर्जी है उस स्टेट में। बट हमसे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी। अब आप सबको मैंने ये पढ़ा रखा है कि भाई टोटल एनर्जी इज निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी इन थर्ड स्टेट। ठीक है, सो दैट विल बी निगेटिव ऑफ निगेटिव 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर, तो वो पॉजिटिव का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में पहले आप टोटल एनर्जी निकालो। सो टोटल एनर्जी इन n बराबर 4 स्टेट, दैट विल बी माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, यानी इस बार 16 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो 13.6 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आएगा वैल्यू माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर, राइट। अब यहां पे फिर वही बात आई कि जो टोटल एनर्जी है वो निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए फोर्थ स्टेट में, सो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, यानी इस टोटल एनर्जी में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो माइनस का 1.7
इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल कर आ जाएगा, दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना पोटेंशियल एनर्जी यहां निगेटिव आती है, टोटल एनर्जी भी निगेटिव आती है, बट काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही निकल कर आती है। अब हमसे कह रहा है इफ द इलेक्ट्रॉन जंप टू द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट देन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड। तो बेटा थर्ड वाले पार्ट में जरा समझो, कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से आपका ग्राउंड स्टेट n बराबर 1 की तरफ आ रहा है तो बताओ यहां पर कितना वेवलेंथ इमिट होने वाला है। ऑब्वियस है फोटोन इमिट होगा। तरीका वही है, यहां की एनर्जी निकालो, यहां की एनर्जी निकालो, दोनों को सबट्रैक्ट करो और उसको hc बाई लैम्डा के बराबर कर दो। राइट, कॉन्सेप्ट में सिखा चुका हूं। n बराबर 4 स्टेट में जो एनर्जी है, यहां पर जो एनर्जी है वो माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, यहां एनर्जी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी करते हैं हम लोग, तो माइनस का 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट में जो एनर्जी होने वाली है, दैट शुड बी इक्वल टू hc बाई लैम्डा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ध्यान रखना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपना जूल में कन्वर्ट कर लेना, h और c की वैल्यू डालना, वेवलेंथ की वैल्यू निकल आएगी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। राइट, कैलकुलेटिव है बट थर्ड वाले पार्ट का कैलकुलेशन आप अभी करेंगे, वीडियो पॉज करो और थर्ड वाले पार्ट को अभी तुरंत कैलकुलेट करो और इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आना चाहिए एग्जाम में, मैं बता रहा हूं पूछा जाएगा। सेम क्वेश्चन हो सकता है ना आए, लेकिन इसी तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में। राइट, देखो मैं अंतर्यामी नहीं हूं जो मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा कौन सा आएगा, कोई नहीं बता सकता बेटा, ठीक है। और अगर कोई बता भी रहा हो पूरे यूट्यूब पे, समझ लो मामू बना रहा है इस समय आपको कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनानी है। क्वेश्चन नहीं रट सकते हम कि यही आएगा, हमें क्या पता क्या आएगा, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट जरूर बता सकते हैं बेटा, इस चीज पर क्वेश्चन आने के चांसेस जरूर रहते हैं, तो पूछा जाना चाहिए। क्लियर है। अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, दिमाग में रख लो कि मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा n बराबर 4th स्टेट में है तो अब यहां से कितनी सारी ट्रांजिशन लाइंस बन सकती हैं, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है n(n-1/2) के बराबर। अगर वो 4 पे है बेटा तो वो देखो 4 से 3 पर जा सकता है, ये n बराबर 2 है, यहां कहीं पर हमारा n बराबर 1 होगा, तो वो 4 से 3 पे आ सकता है, 4 से 2 पे आ सकता है, 4 से 1 पे आ सकता है, 3 से 2 पे आ सकता है, 3 से 1 आ सकता है, ठीक है, और 2 से भी 1 आ सकता है। यानी टोटल लाइंस कितनी हुई, 1 2 3 4 5 और 6 लाइंस हो गई। यहां से भी निकालोगे फॉर्मूला से तो इट विल बिकम 4 इंटू 4 माइनस 1 यानी 3 डिवाइडेड बाई 2, 12/2 यानी कि 6 के बराबर। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर, जोड़ के काउंटिंग करके आप डायग्राम बना के भी दिखा सकते हो और डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा करके आप वैल्यूज को निकाल सकते हो। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं आपके न्यूक्लियाई वाले चैप्टर पर। न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में अगर मान लो कोई न्यूक्लाइड है जिसमें एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A के बराबर है, आपसे कहे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता दो तो Z के बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दो Z के बराबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बता दो तो वो मास नंबर के बराबर, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर पूछेगा तो दैट विल बी A माइनस Z। यानी किसी न्यूक्लाइड को देख करके हम बता सकते हैं कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितना एटॉमिक नंबर, मास, सब बता सकते हैं देख करके। राइट, तो ये चीज समझ जाना। सर न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को कंबाइंड फॉर्म में न्यूक्लियॉन्स के नाम से बेटा जाना जाता है। क्लियर है। फिर बात आई सर आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें मास नंबर अलग होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी Z की वैल्यू सेम होगी, Z की वैल्यू सेम होगी बट A की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। Z सेम होने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यहां पर सेम होने वाले हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने वाले हैं, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी डिफरेंट। ठीक है, मास नंबर डिफरेंट होगा जिसकी वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है दैट विल बी ऑल्सो डिफरेंट। क्लियर है, यानी कि Z सेम हो, मास नंबर अलग अलग हो तो उनको आइसोटोप कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1h1, 1h2 और 1h3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। लिथियम में भी होते हैं Li36, Li37। राइट, फिर अगला आता है बेटा आइसोबार। आइसोबार के केस में क्या होगा, इस बार Z डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे लेकिन मास नंबर विल बी सेम, मास नंबर विल बी सेम। तो इस बार न्यूक्लियस अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन में देखो तो 1h3 हो गया और हीलियम में 2,3 हीलियम हो गया। ठीक है, क्लोरीन और सल्फर हो गया, कैल्शियम और ये आर्सेनिक हो गया। इसको आप लोग याद कर लेना यार, है ना। ये कम से कम इसके दो एग्जांपल्स, दो पेयर ऑफ एग्जांपल्स आपको जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि अगर डेफिनेशन पूछी गई कि व्हाट आर आइसोबार्स या राइट टू एग्जांपल्स ऑफ आइसोबार्स तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल्स याद कर लो, आइसोटोप का भी आइसोबार का भी, कम से कम दो पेयर आप सभी लोग याद जरूर कर लेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आइसोटोन्स क्या होते हैं। आइसोटोन्स वो होते हैं जिनमें a माइनस जेड की वैल्यू सेम होती है, यानी कि जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू सेम हो, उनको आइसोटोन बोलते हैं। यहां भी न्यूक्लियस अलग होंगे, जैसे क्लोरीन है और ये हमारा आपका पोटेशियम है, ये मरकरी है, प्लूटोनियम है। तो इसमें भी आप a माइनस जेड करेंगे तो a माइनस जेड की वैल्यू दोनों में सेम सेम आ रही है, इसलिए ऐसा है। फिर एटॉमिक मास क्या होता है सर, किसी एटम का मास, जिसको हम लोग जनरली एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। 1 एएमयू का मतलब होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ अ कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन एटम का सर मास क्या है, तो एक कार्बन एटम का मास होता है 1.99 इंटू 10 की पावर -26 किलोग्राम के बराबर। तो इसको अगर मैं 1 एएमयू को सॉल्व करूंगा तो वो उसका 1/12 होगा। तो सॉल्व करके वैल्यू निकाली गई, तो यार 1 एएमयू का मतलब 1.660565 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। या आप जो वैल्यू याद कर सकते हैं वो ये है कि 1 एएमयू 1.66 इंटू 10 की पावर -27 केजी के बराबर होता है। और अगर ध्यान से सोचो तो यार यही मास तो प्रोटॉन का था, यही मास तो न्यूट्रॉन का भी था, है ना, याद करो। तो बेटा 1 एएमयू इतने के बराबर होता है। अब बात आई सर 1 एएमयू को अगर मैं एनर्जी में कन्वर्ट करूं तो कितनी एनर्जी में कन्वर्ट होगा। बेटा देखो आइंस्टाइन साहब ने फॉर्मूला बताया था कि अगर मास को कभी भी एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो E बराबर mc स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब मास कितना है 1 एएमयू, 1 एएमयू कितना होता है, इट इज 1.66 इंटू 10 की पावर -27 के बराबर। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 के बराबर। उसको रखेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये जो एनर्जी निकल करके आएगी बेटा वो जूल में निकल कर आएगी, जूल में निकल कर आएगी, राइट। और अगर मैं यहीं पर इसी में जो भी आंसर जूल में निकल करके आएगा, अगर मैं उसी में ध्यान से देखना 1.66 इंटू 10 की पावर -27 इंटू ये बन जाएगा ना 9 इंटू 10 की पावर 16 जूल में आया। अगर मैं इसी में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर लूं तो यही वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल आएगी, राइट। इसी में 10 की पावर 6 का डिवाइड और कर दिया जाए तो यही वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल आएगी। और बेटा इसको सॉल्व करने पर वो लगभग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर आता है। यानी कि 1 एएमयू इज इक्विवेलेंट टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या कुछ किताबों में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा मिल सकता है। तो कभी भी 1 एएमयू मास को अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्विवेलेंट निकल कर आएगा। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जब बाइंडिंग एनर्जी हम लोग पढ़ाते हैं, है ना, जब क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन पढ़ाते हैं और वहां पर सीधे पहले बाइंडिंग मास डिफेक्ट पहले निकालते हैं डेल्टा एम, फिर सीधे 931 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब वहां बच्चे पूछते हैं सर वो सी स्क्वायर कहां गया, सर सी स्क्वायर कर दें तो क्या होगा। तो भैया सी स्क्वायर वाला गेम यही हुआ है, देख लो देख लो 1 एएमयू मास को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो जूल में आया, ठीक है, इतने से डिवाइड किया तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो वैल्यू थोड़ी अच्छी आ गई 931 आ गई यार, सीधे सीधे आ गई। तो इसको हम लोग दिमाग में रट लेते हैं कि कभी भी 1 एएमयू को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगा। तो अगर मास तुम्हारा एएमयू में है तो तुम सीधे 931 मल्टीप्लाई कर देना तो तुम्हारी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बेटा निकल कर आ जाएगी। आई होप आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस का साइज। न्यूक्लियस का जो साइज होता है यानी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है उसके मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर टू द पावर 1/3। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, यहीं पर एक कांस्टेंट आएगा जो कि आर नॉट होता है। आर नॉट की वैल्यू 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर या 1.2 फर्मी मीटर या फेम्टोमीटर भी इसको कहा जाता है, इसके बराबर होता है, राइट। तो न्यूक्लियस का जो रेडियस है अगर ध्यान से देखो तो 10 की पावर -15 मीटर के रेंज में होता है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा बेटा, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। न्यूक्लियस का मास मतलब सर न्यूक्लियस के अंदर जो जो न्यूक्लियॉन्स है उनका मास। कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं सर, ए के बराबर। एक न्यूक्लियॉन का मास कितना है, लेट अस सपोज एम के बराबर। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस कितना हो गया, एम इंटू ए के बराबर। यानी एक न्यूक्लियॉन का मास इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम तो 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, तो रेडियस तो खुद ही हमारा जो है आर नॉट ए की पावर 1/3 है। जब क्यूब करोगे तो ऐसा निकल कर आएगा, ए से ए कैंसिल होगा। तो न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता। न्यूक्लियस किसी भी एलिमेंट का हो उसकी डेंसिटी जो है वो सेम होगी, और न्यूक्लियस की डेंसिटी बेटा बहुत ज्यादा होती है। मास की वैल्यू डालेंगे, रेडियस की वैल्यू डालेंगे, तो देखो रखा यहां पे मास की वैल्यू देखो, चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, यानी न्यूक्लियॉन का मास इतना ही होता है आपको
आपको पता ही है, राइट। और यहां पर उसकी अगर मैं क्या आर नॉट की वैल्यू 1.2 इंटू 10 की पावर -15 डालूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, तो डेंसिटी की जो वैल्यू निकल करके आई है वो 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर। यानी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी भाई लोहे से भी ज्यादा है, लोहे से भी ज्यादा डेंस होता है बेटा न्यूक्लियस, राइट। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के रेंज में निकल कर आती है। अब आते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, यानी न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसी को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, बहुत ही कम डिस्टेंस यानी कि न्यूक्लियर डिस्टेंस पर ही ये काम करता है। फिर चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है, यानी कि ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज, राइट। चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का हो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच का हो, दिस फोर्स विल बी ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इक्वल इन नेचर, राइट। फिर कह रहा है सर सैचुरेशन इफेक्ट, यानी कि ये जो फोर्स होता है वो अपने जस्ट अगल बगल वाले न्यूक्लियस पर ही लगता है, सैचुरेट हो जाता है, बहुत दूर तक वो इंटरैक्ट करने नहीं जाता। स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर, आप सबने स्पिन क्वांटम नंबर केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, चाहे +1/2 या -1/2, है ना। कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा, कोई एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो अगर ऐसे प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं जिनका स्पिन सेम है, अगर स्पिन सेम है तो न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर स्पिन एंटी पैरेलल है, अपोजिट स्पिन है, तो वहां पे न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू कंपैरेटिवली थोड़ी कम हो जाएगी। ये भी एक्सचेंज फोर्स होते हैं, जो कि जापान के एक साइंटिस्ट थे एच युकावा, उन्होंने बताया कि भाई न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं दे आर ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ अ पार्टिकल्स नोन एज मेसॉन्स, ठीक है, बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। नॉन सेंट्रल फोर्स होता है, यानी कि ये सेंटर टू सेंटर वाली लाइन के अलोंग ही फोर्स लगे ऐसा जरूरी नहीं होता है, सो इट इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स। क्लियर है? आई होप चैप्टर आपका पूरा बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में सेट हो रहा होगा। फिर बात आती है सर मास डिफेक्ट क्या होता है। बेटा कई बार ऐसा होता है कि जब सारे प्रोटॉन्स और सारे न्यूट्रॉन्स को हम कंबाइन करके न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करते हैं तो उनमें से कुछ मास जो है वो लीक आउट हो जाता है, वही मास डिफेक्ट कहलाता है। यानी कि टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज मास डिफेक्ट। प्रोटॉन्स कितने होते हैं? Z के बराबर। न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? A-Z के बराबर। और m क्या है? मास ऑफ द न्यूक्लियस। इसी में c² का मल्टीप्लाई कर दोगे तो बाइंडिंग एनर्जी बनेगा, इसी में a का डिवाइड करोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन बन जाएगा। सर पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? इट इज मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाई मास नंबर। ठीक है, देखो अगर पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव है इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है, पैकिंग फ्रैक्शन अगर निगेटिव है इसका मतलब जो न्यूक्लियस है हमारा वो स्टेबल है। यानी पैकिंग फ्रैक्शन के बेसिस पर आप स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियस जिनका मास नंबर समझते हो ना, ए, जिनका मास नंबर 20 से कम और 200 से ज्यादा होता है वो अनस्टेबल होते हैं। 20 से कम वाले, 200 से आगे वाले अनस्टेबल हैं, लेकिन 20 से 200 के बीच में जो होते हैं वो कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं, जिनके लिए पैकिंग फ्रैक्शन निगेटिव होता है। अब आते हैं बाइंडिंग एनर्जी के डेरिवेशन पर। देखो बेटा मास डिफेक्ट की वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं कि ठीक है, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। इस चीज पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा भी जा सकता है आपसे, ये बात ध्यान रखना, राइट। इसी में c² का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है न्यूक्लियस को तोड़ने में। न्यूक्लियस के प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को इतना दूर करना चाहते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट कि दोबारा कभी वो मिलकर न्यूक्लियस ना बना पाए, राइट। तो उसको बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। तो इसी में बस c² का मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। अब यहां पर बात आई सर न्यूक्लियस का मास कितना होगा, तो बेटा कोई भी एटम जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटम का जो मास है दैट इज इक्वल टू न्यूक्लियस का मास प्लस टोटल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सर? Z के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता ही है, राइट, वो उठा करके हम लोग रख देंगे। तो जैसे ही रखोगे देखो क्या मिलेगा, मास ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास ऑफ द एटम माइनस टोटल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एटम के मास में से यानी एटॉमिक मास में से इलेक्ट्रॉन्स का मास घटा देंगे तो न्यूक्लियस का मास निकल आएगा। वही काम हमने यहां पर किया है। तो ये फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके का बन गया कि ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है। सभी लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे तो दिस विल बी द बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला, राइट। ये इसका डेरिवेशन है, इट इज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इसका थोड़ा एक बार दो बार लिख करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जरूरी नहीं तुम भी इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लिखो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा सा लैंग्वेज हल्का फुल्का लिखने की कोशिश करेंगे तो वो जरूर जो है सही लगेगा, है ना, अच्छा रहेगा। ये खिसक जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, आप लोग PDF फाइल में देख लेना। अभी आगे आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होता है।
बेटा बाइंडिंग एनर्जी निकाल ही लिया है, न्यूक्लियन यानी मास नंबर से डिवाइड कर दो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकल कर आ जाएगा। अब इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा सर, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने पे कैसा आएगा क्वेश्चन? देखो इस पर न्यूमेरिकल आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, या तो इस पर थ्योरी आएगी भाई, डेरिवेशन आएगा, या तो न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन दो में कोई एक चीज आने के चांस बहुत ज्यादा है, राइट? तो बाइंडिंग एनर्जी का ये कैलकुलेशन बेटा अच्छे से पढ़ लेना सेफ साइड रहने के लिए। कैसे होगा सर? देखो जैसे हमसे कह रहा है अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी निकालो, किसी भी एलिमेंट की पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि अल्फा का ही पूछेगा, किसी का भी पूछ सकता है, बट तरीका एक ही है सॉल्व करने का। क्या आप यही करेंगे कि भाई अगर अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल ऐसे लिखा जाता है He24, है ना? इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं बेटा? 2 के बराबर। कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 4 - 2 के बराबर, यानी वो भी 2 ही हैं। तो एक प्रोटॉन का मास आपको पता है तो उसको 2 का मल्टीप्लाई कर लेना तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन आएगा। एक न्यूट्रॉन का मास पता है, उसमें भी 2 मल्टीप्लाई करना तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा, ठीक है? और इन दोनों को जोड़ना तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ जाएगा। उसमें से अगर न्यूक्लियस का मास घटाओगे, न्यूक्लियस का मास देखो गिवन है, न्यूक्लियस का मास अगर घटा दोगे तो ये तुम्हारा क्या निकल आएगा? इट विल बी मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्या? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि 2 इंटू दिस, प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी 2 इंटू दिस, माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस यानी कि दिस, दैट इज मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट क्योंकि एएमयू में आया है, अब सीधे सीधे मैं क्या करूंगा? 931 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाएगी। अब बच्चे कहेंगे सर सी स्क्वायर कहां गया? तो भैया सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना जूल में आएगा, फिर तुम उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना तो अल्टीमेटली 931 ही आएगा। और फिर यहां क्वेश्चन में दे दिया उसने कि 1 AMU 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर है, तो सीधे सीधे तुम मल्टीप्लाई कर डालना। नहीं भी दिया हो तो भी तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर मासेस AMU में गिवन है तो। यही मासेस अगर आपको किलोग्राम्स में गिवन हो जाए सर तो क्या करेंगे? तब फिर मैं सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर जूल में निकालूंगा। इज दैट क्लियर? चलो अब आता है सर बाइंडिंग एनर्जी कर्व। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? बाइंडिंग एनर्जी कर्व से क्या पता चलता है भैया? तो बाइंडिंग एनर्जी यहां पर न्यूक्लियॉन है, यहां मास नंबर है। देखो बाइंडिंग एनर्जी ये बताता है कि भाई जो न्यूक्लियस का मास नंबर 20 से कम है, 20 से कम वाले जो हैं वो कंपैरेटिवली अनस्टेबल होते हैं, 200 से ज्यादा वाले जो होते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं, लेकिन 20 से 200 के बीच में ये वाला जो रेंज है वो लगभग स्टेबल एलिमेंट्स का होता है, राइट? तो यहां पर बेटा समझो जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है वो अनस्टेबल होते हैं। जैसे लिथियम को देखो, लिथियम नीचे है भैया तो लिथियम का बाइंडिंग एनर्जी कम है। इस नाइट्रोजन का देखो, इस वाले ऑक्सीजन का देखो, इनकी बाइंडिंग एनर्जी अगल बगल वालों के कंपैरिजन में कम है। तो जिनकी बाइंडिंग एनर्जी अगल बगल वालों से कम है वो समझो कम स्टेबल है। जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। जैसे आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है यार, मोलिब्डेनम भी ठीक ठाक स्टेबल है, आयोडीन भी ठीक ठाक स्टेबल है। लेकिन जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है और बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी कम हो रही है तो यूरेनियम मिला, यूरेनियम भैया हाईली अनस्टेबल है, यूरेनियम टूट जाएगा, राइट? सो दिस इज अनस्टेबल। तो यहां पर ये चीजें लिखी हुई हैं जिसके थ्रू ये पता चलता है कि अगल बगल वालों के कंपैरिजन में जो ऊपर है, जैसे अगर लिथियम 6 और हीलियम 4 में कोई पूछे या कार्बन 12 में कोई पूछे कौन ज्यादा स्टेबल है, तो हीलियम और कार्बन और ये ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है अगल बगल वालों से, क्योंकि ये नीचे है, जो ऊपर है वो ज्यादा स्टेबल है। ये लॉजिक है, ये चीज यहां 3 पॉइंट्स में बताया गया, पढ़ लेना। यहां पर एक पॉइंट देखो और कह रहे हैं द कर्व हैज अ ब्रॉड मैक्सिमम क्लोज टू अ वैल्यू ऑफ 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन इन द मास नंबर रेंज फ्रॉम 40 टू 120 एंड इट हैज अ पीक वैल्यू ऑफ दिस फॉर आयरन। कह रहे आयरन जो है वो सबसे ऊपर है तो आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल भी होगा, ठीक है? ऐसे एक पॉइंट दिया है यूरेनियम के लिए, यूरेनियम काफी अनस्टेबल है तो वो फिजन रिएक्शन शो कर देता है। अब यहां पर इस कर्व के बेसिस पर न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन को एक्सप्लेन किया गया है, यानी इसको देखकर आप ये भी बता सकते हैं कि कौन फ्यूजन करेगा कौन फिजन करेगा। भाई फिजन वही करेगा जो हैवी न्यूक्लियस होगा, फ्यूजन वो करेंगे जो छोटे छोटे न्यूक्लियस होंगे। जो छोटे न्यूक्लियस हो, अनस्टेबल हो, वो फ्यूजन करेंगे। बड़ा न्यूक्लियस है, अनस्टेबल है, फिजन करेगा। अंडरस्टूड सी बात है। फिजन का मतलब एक बड़े न्यूक्लियस का टूटकर छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना, फ्यूजन का मतलब है छोटे छोटे न्यूक्लियस का जुड़ करके एक बड़ा न्यूक्लियस तैयार करना। तो ये दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना। ये वाला स्लाइड मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, खड़ाक से वीडियो पॉज करके पढ़ लो, ठीक है? एक एक लाइन इसकी पढ़ लेना, आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए, राइट? अब यहां पर क्या कह रहा है, कोई एक रिएक्शन है, कह रहा है उस रिएक्शन का क्यू वैल्यू निकालो। किसी भी रिएक्शन की क्यू वैल्यू का मतलब बिल्कुल बाइंडिंग एनर्जी जैसा ही है, ठीक है? यहां पे क्या करना होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट निकालो।
जैसे लिथियम और ये न्यूट्रॉन ये रिएक्टेंट्स हैं, हीलियम, हाइड्रोजन और ये जो है ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स निकालेंगे माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर करेंगे, तो वी विल गेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसका तरीका क्या है, क्यू वैल्यू निकालने का मतलब मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट होल मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। ठीक है, अगर ये मास केजी में है तो सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना, आंसर जूल में आएगा। अगर ये मासेस मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू 931 कर देना, तो आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगा, लेकिन तब जब ये मासेस एएमयू में होंगे। अगर यही मासेस किलोग्राम में गिवन है तो सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके जूल में आंसर निकालना, यही मासेस एएमयू में अगर गिवन है तो सीधे 931 मल्टीप्लाई करना, आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास इंटू 931 किया है तो क्यू आया है। क्लियर है, इस तरीके से क्यू वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। अब बात यह है कि सर अगर ये क्यू वैल्यू पॉजिटिव आई उसका मतलब क्या है? अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव आई है इसका मतलब रिएक्टेंट का मास ज्यादा था, प्रोडक्ट का मास कम है। इधर मास ज्यादा था, इधर मास कम है, तो कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन कैसी हुई बेटा, एक्सोथर्मिक हुई। और अगर Q की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो ये रिएक्शन कैसी हुई, एंडोथर्मिक हो गई। तो ये भी चीज बेटा आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। क्लियर है, तो इस चीज को अच्छे से समझना। अब समझो, अगर मान लो कोई न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है और वहां पर Q की वैल्यू निगेटिव आ जाए तो क्या वो रिएक्शन पॉसिबल है? न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन दोनों ही एक्सोथर्मिक होती है, एनर्जी रिलीज होती है इनमें, एंडोथर्मिक नहीं होती है। राइट, इसका मतलब वहां पर Q की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए। राइट है, चलो अब आ जाते हैं तुम्हारे आखिरी चैप्टर पर। सबसे पहले मेटल्स की बात करेंगे, तो भैया रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की वैल्यूज देख लो। ठीक है, नॉन मेटल्स में देख लो, बट सेमी कंडक्टर में इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि सेमी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी है वो मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है। राइट, ये डेटा चाहो तो एनसीईआरटी बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में भी डेटा दिया हुआ है। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम है। कंपाउंड में भी इनऑर्गेनिक की बात करें तो कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड। ठीक है, ये हो गया। ऑर्गेनिक की बात करें पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथियोफिन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात कर दूं तो एंथ्रासीन, डोप्ड, थैलोसाइनिन्स, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। एग्जांपल याद कर लेना भाई, पूछा जाता है एक नंबर में। राइट, फिर बात आता है सर जो एकदम प्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स आपस में बराबर होते हैं। यानी कि नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी के बराबर होता है इंट्रिंसिक में, प्योर सेमीकंडक्टर, यानी इसमें कोई इंप्योरिटी मिलाई नहीं गई है। अब बात आई सर एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं? अगर प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर डोपिंग कर दिया जाए तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। सर डोपिंग मतलब कोई इंप्योरिटी को मिलाना। इंप्योरिटी कौन हो सकती है सर? इंप्योरिटी ट्राईवेलेंट हो सकती है या फिर पेंटावेलेंट हो सकती है। ट्राईवेलेंट मतलब जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, इनकी अगर मिक्सिंग किया जाएगा तो आपका ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म हो जाएगा। या फिर पेंटावेलेंट जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन फैमिली, तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। देखो नाइट्रोजन तो रिएक्टिव होता नहीं है, इनर्ट होता है, उसको किसी से मतलब नहीं है, तो नाइट्रोजन तो नहीं रिएक्ट करता है। लेकिन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी इनको जरूर मिक्स किया जा सकता है। तो अगर इनकी मिक्सिंग किया गया तो उसको एक्सट्रिंसिक बोलेंगे। और इस बार नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, नहीं होगा। तो इस बार या तो नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा हो जाएगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे आपने पेंटावेलेंट से डोपिंग किया है, पेंटावेलेंट से डोपिंग किया है, और इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स से कम हो जाए तो इसको मतलब है कि आपने ट्राईवेलेंट से डोपिंग किया है, और ये तुम्हारा पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है।
तो इसका मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पेंटावेलेंट से डोपिंग करा सकते हो, ट्राईवेलेंट से करा सकते हो। पेंटावेलेंट का एग्जांपल आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। ट्राईवेलेंट का एग्जांपल इंडियम, फास्फोरस और एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, एन टाइप और पी टाइप दो तरह के सेमीकंडक्टर्स हो सकते हैं, वो भी एक्सट्रिंसिक वाले जिनमें डोपिंग कराई गई है। क्लियर? एन टाइप हो या पी टाइप हो, दोनों ही न्यूट्रल होते हैं, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जिसकी डोपिंग कर रहे हो ना बेटा वो भी न्यूट्रल है। सिलिकॉन जो पहले से था, जर्मेनियम जो पहले से था, वो भी हमारा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल में न्यूट्रल को मिलाओगे तो जो रहेगा वो न्यूट्रल ही रहेगा। क्लियर है? फिर यहां पर इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में एनर्जी बैंड डायग्राम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई भी सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पर है बेटा तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। वैलेंस बैंड तो देखो फिल्ड है, हर एक लाइन में दो दो इलेक्ट्रॉन ही भरना, ये बात ध्यान रखना। वैलेंस बैंड फिल्ड है लेकिन कंडक्शन बैंड पूरा खाली है। लेकिन अगर यही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में जाएंगे, यानी हल्की फुल्की कंडक्टिविटी उसके अंदर आ जाएगा। तो ये सेमीकंडक्टर का नॉर्मल नेचर है, टेम्परेचर के ऊपर इसका डिपेंडेंस है। 0 केल्विन के टेम्परेचर पर कोई भी सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा होता है। अब आपको यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है कि पेंटावेलेंट डोनर को मिलाया जाता है। हर एक डोनर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन केवल 4 ही जंप किए हैं, लेकिन यहां 8 पहुंच गए हैं, क्योंकि 4 यहां के गए थे, बाकी 4 डोनर ने दे दिए। यानी कि इस बार जो डोनर होता है, जो डोनर एटम है, जो पेंटावेलेंट डोनर है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन, डोनर का एक न्यूक्लियस, सॉरी एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है बेटा। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहां मिल जाता है, और कंडक्शन बैंड में देखो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई है, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राईवेलेंट की डोपिंग की जाती है। ट्राईवेलेंट एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो नीचे से देखो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, लेकिन यहां कम ही पहुंचे, क्योंकि एक्सेप्टर ने क्या किया? एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन्स को अपने में एब्जॉर्ब कर लिया है। एक्सेप्टर एटम्स ने बेटा इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, राइट? तो नीचे से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले थे, लेकिन ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम पहुंचे हैं। ये यहां पर काम हो रहा है। अब आ जाते हैं सर पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है। किसी भी पीएन जंक्शन डायोड में देखो क्या देखने को मिलता है। पीएन जंक्शन डायोड में, पीएन जंक्शन डायोड में देखने को हमें यह मिलता है कि एक ही क्रिस्टल के अंदर मैंने एक तरफ पी टाइप बनाया, एक तरफ एन टाइप बनाया है। ठीक है, ये यहां पे बीच में इंटरफेस क्रिएट किया गया है, राइट? पी टाइप का मतलब हो गया यहां पर होल्स की मेजॉरिटी है। पी टाइप में होल्स ज्यादा होते हैं बेटा। ठीक, यहां पर होल्स मेजॉरिटी में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है। एन टाइप का मतलब यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, जबकि यहां पर होल्स माइनॉरिटी में है। जैसे ही इस तरह का पीएन जंक्शन फॉर्म होता है, इधर के जो होल्स हैं वो इधर आकर के तुरंत अटैक करते हैं, क्योंकि होल्स को ढेर सारे इलेक्ट्रॉन दिखे तो ढेर सारे होल्स यहां पर एंटर कर जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इधर ढेर सारे एंटर कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो इधर उधर एक दूसरे के रीजन में एंटर करते हैं, अब वो यहां पर खड़े हो गए। यानी कि अब वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि यार हम लोग तो आ गए, लेकिन अब हम किसी और को आने नहीं देंगे। इधर होल्स हैं, इधर निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी वजह से बेटा एक यहां पर फील्ड क्रिएट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव होती है। होल्स पॉजिटिव की तरह बिहेव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव की तरह बिहेव करते हैं। इसी फील्ड को बैरियर फील्ड कहा जाता है। इसी फील्ड का नाम होता है बैरियर फील्ड। बैरियर फील्ड का काम है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के डिफ्यूजन को रोकना। ये जो बैरियर फील्ड होती है, ये मेजॉरिटी चार्जेस को इधर से उधर नहीं होने दे रही है। इधर से होल्स और इधर से इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर जाने नहीं दे रही है। तो बैरियर फील्ड हमेशा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का अपोज करती है, जबकि माइनॉरिटी वालों का ये सपोर्ट करती है बेटा, राइट? अब ये जो रीजन यहां पर क्रिएट हो रहा है, ये रीजन को ही हम लोग डिप्लीशन रीजन के नाम से जानते हैं। इस रीजन को ही बेटा डिप्लीशन रीजन के नाम से जाना जाता है। दिस रीजन इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। क्लियर? डिप्लीशन रीजन मतलब ये वो रीजन है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, मतलब मूवेबल आयन, कोई भी मूवेबल इलेक्ट्रॉन या होल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहां पर कोई भी मूवेबल आयन नहीं प्रेजेंट होता है। या तो यहां पर न्यूट्रल एटम्स होंगे। न्यूट्रल एटम कौन? जब इधर से ढेर सारे होल्स आ रहे थे, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, कुछ टकरा भी गए होंगे। होल्स और इलेक्ट्रॉन जब टकराएंगे तो एक न्यूट्रल एटम यहां पर क्रिएट होगा। तो इस डिप्लीशन रीजन में या तो न्यूट्रल एटम्स पड़े हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं है, या तो इमोबाइल आयंस हैं। इमोबाइल आयंस मतलब जो होल्स इधर से आए थे यहां खड़े हो गए, जो इलेक्ट्रॉन इधर से आए थे यहां खड़े हो गए, दे आर इमोबाइल, ये मूव नहीं कर रहे हैं।
क्लियर। तो इसीलिए इसको डिप्लीशन रीजन हम लोग कहते हैं। यही पीएन जंक्शन होता है। पीएन जंक्शन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट होता है उसको डिफ्यूजन करंट कहते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट आ सकता है उसको ड्रिफ्ट करंट कहा जाता है। ये जो बैरियर फील्ड है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का अपोज करती है, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का सपोर्ट करती है। यानी कि ये जो बैरियर फील्ड आई है, ये बैरियर फील्ड चाहती है कि ये जो होल्स हैं वो इधर चले जाएं, ये जो माइनॉरिटी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर चले आए। तो ये माइनॉरिटी का सपोर्ट कर रही है, लेकिन मेजॉरिटी चार्जेस के मोशन का ये अपोज कर रही होती है। इसी को पीएन जंक्शन डायोड कहा जाता है। अब बात आई सर इस पीएन जंक्शन डायोड का क्या हम लोग बाइसिंग कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसी पीएन जंक्शन डायोड को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा इस सिंबल से। पीएन जंक्शन डायोड को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पी टाइप है, वो एन टाइप है, ये इसका सिंबल है। अगर इसी पीएन को देखो जैसे ऐसे रखा हुआ है, मान लो, ठीक है, ये पीएन जंक्शन डायोड है। अगर तुम इसको सेल के साथ ऐसे कनेक्ट करो कि पी टाइप को आपने कनेक्ट किया पॉजिटिव से, एन टाइप को कनेक्ट किया निगेटिव से, तो इसको कहा जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ द डायोड। ये क्या कहलाता है? दिस इज फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग होने का मतलब यह है कि भैया इस बार क्या होगा कि किसी भी पीएन जंक्शन डायोड में बैरियर फील्ड देखो एन से पी की तरफ आती है इस तरीके से। अब तुमने क्या किया, तुमने इसको पॉजिटिव से जोड़ा और इसको जोड़ा निगेटिव से, तो एक एक्सटर्नल फील्ड आई। दोनों फील्ड्स ने एक दूसरे का क्या किया बेटा? अपोज किया। यानी कि इस पीएन जंक्शन डायोड में जो फील्ड आती है बैरियर फील्ड वो ऐसी होती है, लेकिन इस सेल की वजह से जो फील्ड थी वो इधर की तरफ थी, और सेल की जो फील्ड थी क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर थी तो उसने इस बैरियर फील्ड का अपोज किया। सेल की फील्ड स्ट्रॉन्गर थी भैया, सेल की फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होती है। सेल का प्लस तुमने यहां जोड़ा है, माइनस यहां जोड़ा है, तो सेल वाली फील्ड इधर की तरफ हो गई। बैरियर फील्ड अपोजिट है, तो सेल वाली फील्ड जो कि स्ट्रॉन्गर थी उसने बैरियर वाली फील्ड का अपोज किया, जिसकी वजह से बैरियर फील्ड छोटी हो गई, डिप्लीशन रीजन पतला हो गया। डिप्लीशन रीजन के कम होने का मतलब सर्किट में जो रेजिस्टेंस था बेटा वो कम हो गया। तो कोई भी फॉरवर्ड बाइसिंग की कंडीशन में पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो एक खुले दरवाजे की तरह बिहेव करता है, और वो ये अलाउ करता है कि भैया ठीक है, इधर से जो करंट आ रहा है वो इधर से होते हुए ऐसे जा सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये जो फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में ये जो करंट है ना, ये करंट अलाउ कर देता है, ये करंट को जाने दे, लेकिन इसी डायरेक्शन में करंट जाएगा, उधर से नहीं आ पाएगा। ये ऐसा गेट है जिसमें एंट्री अलाउड है, वापस आना अलाउड नहीं होता है इस दरवाजे के थ्रू। तो एक ही डायरेक्शन में ये करंट को फ्लो होने देता है। ये जो है हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है। क्लियर है? तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग का केस है। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा? बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, डिप्लीशन रीजन का थिकनेस जो है वो कम हो जाएगा, सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये सारी चीजें यहां पे लिखी हुई है। क्लियर है? ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा कि वो जो हमारा पी टाइप है, एन टाइप है, पी को जोड़ देंगे पॉजिटिव से और एन को जोड़ देंगे हम लोग निगेटिव से, इस तरीके से। यहां पर होगा बैरियर। क्लियर है? ठीक है। तो ये डिप्लीशन रीजन कम हो जाएगा। जबकि रिवर्स बाइसिंग के केस में बेटा मामला उल्टा होता है। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, पी जुड़ जाएगा निगेटिव से और एन जुड़ जाएगा पॉजिटिव से, इस तरीके से। ठीक है। यहां भी बैरियर फील्ड होती है। ये जो बैरियर फील्ड हमारी है, ठीक है, और ये जो सेल लगा हुआ है, सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ है, जो बैरियर है उसका भी बेटा पोटेंशियल इधर ही की तरफ है, बैरियर फील्ड भी इधर ही की तरफ है। इस बार ये जो फील्ड है वो बैरियर फील्ड का सपोर्ट कर देती है, जिसकी वजह से बैरियर की थिकनेस बढ़ जाती है, डिप्लीशन रीजन की थिकनेस बढ़ जाती है, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है। अब मेजॉरिटी चार्जेस का इधर उधर जाना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स यहां लिखे हैं। ठीक है। रिवर्स बाइसिंग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का बहुत स्ट्रांगली अपोज करती है, यानी कि रिवर्स बाइसिंग में लगभग ना के बराबर करंट फ्लो होता है, क्योंकि जो भी थोड़ा मोड़ा करंट फ्लो होगा वो माइनॉरिटी की वजह से होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बिल्कुल फ्लो नहीं कर पाएंगे। जबकि फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में बेटा क्या होता है? फॉरवर्ड बाइसिंग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो का सपोर्ट करता है, तो यहां पे ठीक ठाक अमाउंट में करंट फ्लो हो जाता है। लेकिन सर क्या ये करंट कंडक्टर से ज्यादा हो जाएगा? नहीं, है तो सेमी कंडक्टर ही ना। तो इसमें जो करंट होता है बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग में वो मिली एम्पियर्स में होता है, जिसको डिफ्यूजन करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। रिवर्स बाइसिंग में जो करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर्स में होता है, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट करंट के नाम से जानते हैं। और आप लोग समझ गए होंगे कि ये ऑलरेडी 1000 गुना छोटा है यार, माइक्रो एम्पियर में है, ये वाला मिली एम्पियर में है, तो ये ऑलरेडी 1000 गुना उससे बड़ा है।
क्लियर है? तो आई होप आप लोग फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग समझ गए होंगे। अब इस तरह का कोई सर्किट का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ये सेल का प्लस है, ये माइनस है। देखो ये सेल जो प्लस जुड़ा हुआ है पी से और माइनस एन से, तो ये तो फॉरवर्ड बायस है, करंट जाने देगा। लेकिन ये रिवर्स बायस है भाई, ये करंट नहीं जाने देगा। तो जो भी यहां से करंट निकलेगा वो इस डायोड के थ्रू ऐसे चला जाएगा। अब आपसे कोई पूछे करंट की वैल्यू बता दो, तो करंट होता है टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 30 + 40 यानी कि 50। सो 3/50 एम्पियर्स का क्या हो गया, हमारा करंट हो गया। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्यों? क्योंकि डायोड को बेटा हमने यहां पर एक आइडियल डायोड मानकर सॉल्व किया है। दिस इज आइडियल डायोड। अगर यहीं पे आइडियल की बजाय सर ये सिलिकॉन का डायोड होता तो क्या होता? सिलिकॉन होता तो उसका जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.7 वोल्ट होता। जर्मेनियम होता तो 0.2 वोल्ट होता। ठीक है, तो वो 0.7 या 0.2 को हमें यहां पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। क्लियर है? क्लियर है? ये बात समझ लो सभी लोग अच्छे से। अब आता है फॉरवर्ड बायस का सर कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ क्या है। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ में क्या होता है कि ये हमारा फॉरवर्ड करंट है, ये हमारा फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है बेटा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे करंट की वैल्यू बढ़ती है, बट ये काम शुरू होगा बैरियर पोटेंशियल के बाद से। जैसे अगर मैं सिलिकॉन की बात कर रहा हूं, उसका बैरियर पोटेंशियल मान लो 0.7 वोल्ट है, तो 0 से लेके 0.7 वोल्ट तक करंट कितना होगा? 0, क्योंकि वो करंट फ्लो नहीं होने देगा। 0.7 वोल्ट के बाद ही ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो सिलिकॉन के लिए ग्राफ बनाया गया है। उस 0.7 को बैरियर वोल्टेज बोलते हैं, उसी को कट इन वोल्टेज भी कहा जाता है, नी वोल्टेज भी इसी को कहा जाता है। राइट? फिर आता है रिवर्स बायस में सर क्या होगा? रिवर्स बायस में जो थोड़ा मोड़ा करंट आएगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आएगा, उसका नाम ड्रिफ्ट करंट होता है। तो जब आप निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते हो, हल्का फुल्का करंट बढ़ता है, ये वही ड्रिफ्ट करंट है। फिर करंट कांस्टेंट हो जाता है, उसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। फिर अचानक से एक ऐसा वोल्टेज यहां पर आता है जिसपे ब्रेकडाउन हो जाता है उस सेमीकंडक्टर का। जब वो ब्रेकडाउन होगा, अचानक से करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। ये बिल्कुल उसी तरह का ब्रेकडाउन है जैसा आपने कैपेसिटर में पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन। बिल्कुल उसी तरीके का ब्रेकडाउन होता है। राइट है? तो उसको ब्रेकडाउन रीजन बोलते हैं। जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज भी आप उस वोल्टेज को बोल सकते हो। ये वो पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं। अब आता है सर इस पीएन जंक्शन डायोड का सर यूज क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट यूज इज रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसी को रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। उसके लिए जो सर्किट यूज होता है उसको रेक्टिफायर्स के नाम से जाना जाता है। रेक्टिफायर बेटा दो तरीके के हो गए, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है कि अगर आप इनपुट में ऐसा देंगे तो वो निगेटिव वाले करंट को गायब कर देगा। निगेटिव वाला करंट गायब हो गया, इनपुट वाला करंट ऐसा ही हमारा है। तो ये देखो, ये डायग्राम, ये ट्रांसफार्मर है, म्यूचुअल इंडक्शन वाला सर्किट है, प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, ये यहां पे लगा हुआ है डायोड हमारा। सिंगल डायोड क्या करता है, जब इधर प्लस आएगा और इधर माइनस आएगा, है ना तो भाई यहां पे क्या होता है, इस तरीके से होता है ना, ऐसा। जब इनपुट वाला पहला साइकिल पॉजिटिव आएगा, यहां पॉजिटिव तो यहां निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये पी से कनेक्टेड है, निगेटिव एन से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, मतलब ये करंट जाने देगा। यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो करंट फ्लो होने देगा। तो जब करंट फ्लो होगा तो भैया आउटपुट में भी हमें करंट मिल जाएगा। लेकिन जब निगेटिव साइकिल आएगी ये वाली, तो ऊपर निगेटिव होगा, नीचे पॉजिटिव होगा। इस कंडीशन में डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और वो करंट फ्लो होने नहीं देगा। तो ऐसे में करंट की वैल्यू आउटपुट में 0 हो जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक वेव यहां कंप्लीट हुआ है तो इसका भी एक वेव यहां कंप्लीट हुआ है, ऐसे होके यहां तक। यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर f थी तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी f ही होती है हाफ वेव रेक्टिफायर में। एक क्वेश्चन मैं आपको यहां बताऊं, ठीक है, चलो अगले वाले में बताते हैं। इसमें देखो, अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा सर। फुल वेव रेक्टिफायर में जब निगेटिव साइकिल जाएगा तो वो निगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा, लाइक दिस। समझ रहे हो? ध्यान से समझ लो। इनपुट साइकिल पॉजिटिव वाला जब हुआ तो ये भी पॉजिटिव दिया, निगेटिव जब गया तो उसने निगेटिव को भी पॉजिटिव कर दिया। पिछली बार क्या हुआ था, निगेटिव को गायब किया था तो उसने हाफ वेव पे काम किया। इस बार निगेटिव को भी पॉजिटिव कर दिया, यानी सब पॉजिटिव 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 है। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है। ठीक है, इस बार क्या होगा सर, इस बार 2 डायोड बेटा यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो ये प्राइमरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट है, सेंटर टैप यहां पे यूज किया गया है, लोड रेजिस्टेंस है। राइट, ये रहा हमारा D1 डायोड, ये D2 डायोड। जब इनपुट में जब ऐसा गया था पॉजिटिव,
तो यहां पे प्लस था, यहां माइनस था। उस कंडीशन में ये फॉरवर्ड बायस था, ये रिवर्स बायस था। इसके फॉरवर्ड बायस होने की वजह से जो करंट फ्लो हुआ वो ऐसे 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 होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, इस वाले में ऐसे ऐसे करंट फ्लो हुआ, यहां से ऐसे होते हुए ऐसे चला गया। क्लियर है? तो आउटपुट में भी हमें वैल्यू मिल गई। जब इसका निगेटिव इनपुट आया, निगेटिव जब आया तो इधर निगेटिव हुआ, इधर पॉजिटिव हुआ। इस बार ये हमारा रिवर्स बायस्ड हो गया, बट ये फॉरवर्ड बायस्ड है। ये करंट नहीं जाने देगा, बट इधर से तो करंट जाएगा। इधर से जो करंट जाएगा वो भी ऐसे ही जाएगा, ऐसे ऐसे होते हुए, ऐसे ऐसे होते हुए, इधर से ऐसे होते हुए ऐसे जाएगा। क्योंकि इस लोड रेजिस्टेंस में करंट लगातार लेफ्ट में ही जा रहा है, चाहे ऊपर वाले की वजह से जाए, चाहे नीचे वाले की वजह से जाए, है ना। तो यहां भी आउटपुट में ऐसे ही मिल गया। ये और ये D1 की वजह से था, जबकि ये दोनों D2 की वजह से आउटपुट आया है। ठीक। अब यहां पर एक चीज, ये सर सेंटर टैप का क्या मतलब है? देखो, अगर इस सेंटर टैप को एकदम मिडिल की बजाय ऊपर खिसका दिया जाए तो सर क्या होगा? अगर इसको ऊपर खिसका दिया जाएगा तो इसकी वजह से जो आउटपुट आएगा वो कम हो जाएगा। यानी अगर मान लो मैं उसको ऊपर खिसका दूं तो तुम ऐसा ग्राफ बनाना, इसको कम, इसको ज्यादा, फिर इसको कम, इसको ज्यादा, ऐसा बना देना। नीचे की तरफ सर खिसका दें तो क्या होगा? अगर नीचे खिसकाओगे तो ये वाला छोटा हो जाएगा। यानी जिसकी तरफ सेंटर टैप को आप खिसका दोगे, जिसकी तरफ खिसकाओगे, उसका आउटपुट छोटा हो जाएगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना, इस पर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि सेंटर टैप थोड़ा खिसका दे तो क्या होगा, सेंटर टैप थोड़ा ऊपर कर दे, थोड़ा नीचे कर दे तो क्या होगा। जिधर की तरफ मूव कराओगे, अगर इसको थोड़ा ऊपर करोगे तो इसकी वजह से जो आउटपुट आएगा वो कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, होगा वैसे ही, बस उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऐसे छोटा हो जाएगा, इधर भी ऐसे छोटा हो जाएगा, बस। क्लियर है? तो ये बात बेटा ध्यान रखिएगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी की बात कर लो। इसका देखो एक साइकिल यहां पूरा हुआ, जबकि इसका एक साइकिल यहीं पे पूरा हो गया। इतने में इसके दो हो गए। यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर f होती है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी 2f हो जाती है फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सेशन 1.5 घंटे का हो चुका है। ठीक है, आपका होमवर्क कुछ खास नहीं है, ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, इससे कनेक्टेड रहो। मैं अपनी तरफ से सारी गाइडेंस आपको दिन भर देता रहूंगा, मैं आपके साथ बना रहूंगा, पूरे टाइम इस पे एक्टिव रहूंगा। ठीक है, आपको जो कुछ पूछना समझना हो मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूं। अभी आपका सिर्फ काम यह है कि इस पीडीएफ फाइल को ले लीजिए। ठीक है, लेक्चर आपने आई होप पूरा देख लिया है तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज में अगर थोड़ा मोड़ा कुछ भी तुम्हें डाउट लग रहा है तो आप इस पीडीएफ नोट्स को लेकर के एक बार नोट से पढ़ने की कोशिश करो। फिर भी कहीं कोई डाउट लग रहा है तो आपके पास विजेता लेक्चर है इस चैप्टर का, यानी कि जो बहुत डिटेल्ड वाली स्टडी आपको करनी है किसी भी टॉपिक की, वो आप विजेता सीरीज के लेक्चर से कर सकते हो। ठीक है, विजेता सीरीज के इन लेक्चर्स से आप पूरे चैप्टर का रिवीजन बढ़िया से कर लेना अगर कहीं दिक्कत है तो। बाकी मैंने पूरे चैप्टर को, पूरे मॉडर्न फिजिक्स को 4 घंटे का मतलब 1.5 घंटे में मैंने आपको पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। कम समय में आपने मॉडर्न फिजिक्स को मेरे साथ रिवाइज कर लिया है। ठीक है, देखो बेटा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बस जो पढ़ा दिया बस यही आ जाएगा। देखो, मैं कोई ऐसा क्लिक बेट वाली बात नहीं करता। ठीक है, कि जो पढ़ा दिया बस वही आएगा। ठीक है, मैं आपको बस हमेशा ये बात कहूंगा कि अपने कॉन्सेप्ट पर भरोसा रखो, अपने पे भरोसा रखो। हम लोगों ने साल भर मेहनत किया है, इस चैनल पे मैंने बहुत पढ़ाया है, आपने भी बहुत पढ़ा है, बहुत ईमानदारी से मेहनत किया है, तो अंत भला ही होगा अगर हम लोगों ने मेहनत की है ईमानदारी से तो। राइट? तो आप बिल्कुल भी डरना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं, अपने पे भरोसा रखना। कल एक मैराथन सेशन में लेकर के आऊंगा जिसमें कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, आपके साथ डिस्कस करेंगे। कम ड्यूरेशन का वो सेशन होगा। ठीक है, ताकि ऐसा रखेंगे कि आप अपने सेल्फ स्टडी में ज्यादा समय दे पाओ। ठीक है, तो कोशिश करेंगे उसको कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपके लिए छांट कर लाऊं। कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, तहे दिल से ये कोशिश करूंगा कि यार कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा भाई, मैं गारंटी नहीं ले सकता कि नहीं वही आएगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से छांट कर लाऊंगा कि यार ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनके आने के चांसेस हैं, कुछ मिल भी जाएंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, लेकिन फिर भी यही मत सोचना नहीं नहीं यही आएगा। देखो, मैं कोई गलत बात आपसे नहीं करूंगा कभी भी। राइट, मैं वही चीजें करूंगा जो जेन्युइन है, जो सही है आपके लिए, और अपनी तरफ से अच्छी अच्छी चीजें ही, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ही छांट कर लाऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इतना हमें पता है कि जो चीजें लाएंगे वो आपकी मदद जरूर करेंगी, क्योंकि आप लोग इतने समय से मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरे बारे में आप इतना समझ चुके होंगे कि मैं जो कहूंगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। राइट, तो आप लोग इस चैनल से सारी चीजों को बढ़िया से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, एग्जाम से बचाओ। यार तुम्हारा एग्जाम अच्छा होगा तो बिलीव में तुमसे ज्यादा मैं खुश होऊंगा। राइट, मैं बहुत तहे दिल से चाहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करें, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है और आएगा।
ट्रिपल एस आर्मी के अंदर इतनी एनर्जी है, इतना पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप सबके सब लाइफ में मचाओगे, राइट। तो इस एग्जाम में भी आपको मचाना है, बस इन दिनों आपको अच्छी मेहनत करनी है, बढ़िया मेहनत, मतलब ऐसी मेहनत जो आपने अभी तक अपनी लाइफ में कभी नहीं की है, वो मेहनत आप अभी करोगे इन 2-3 दिनों में। ये जो टाइम 2 दिन आपके पास बचा है ना, ठीक है, इनमें आप ये मेहनत करोगे, राइट है। बाकी मैं आपके साथ बना रहूंगा, उस टेलीग्राम चैनल पर आके एक्टिव रहूंगा, ठीक है। आप जो भी पूछोगे मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपके सपोर्ट में मैं पूरे टाइम आपके साथ हूं, ईमानदारी से मेहनत करो, ठीक है। कल एक सेशन लाएंगे लाइव, उसमें आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। परसों सुबह भी आपके लिए एक सेशन, क्विक सेशन लाएंगे, जिसमें आपको कुछ हल्का रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। और लास्ट मिनट में कुछ टिप्स आपको देंगे कि भाई ऐसे ऐसे चीजों को करना, ऐसे ऐसे करके आना, एंड होपफुली आप सभी लोग बहुत बढ़िया करोगे, मचाओगे। और ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि मेरी ट्रिपल एस आर्मी के हर एक मेंबर का पेपर बहुत ही जानदार हो, जोरदार हो, है ना, शानदार हो, और होगा, मुझे इतना बिलीव है आपके ऊपर, राइट। सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस। करते रहो, मचाते रहो।